रिदा के आने से पहले ही वो लोग घर के लिए निकल चुके थे। मुजावर तो जीनत से ही नाराज होकर अस्पताल से निकल गया था। अब वो कहाँ गया था और कब तक आना था इसने, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन बरसम को अंधेरा होने से पहले घर के लिए निकलना था, क्योंकि वो नूरम से वादा कर चुका था कि वो घर आ रहा है, और वो अपनी नूरम से किया हुआ कोई भी वादा तोड़ नहीं सकता था। नूरम का बस इतना ही कह देना कि इसके होने से नूरम को डर नहीं लगता, इसे जैसे जिंदगी दे गया था, इसे सुकून दे गया था। नूरम का डर वो मिटा सकता था, इसकी बाहों का घेरा नूरम के डर को खत्म कर सकता था। इसके होते हुए इसे कोई खौफ महसूस नहीं होता था। कितना राहत बख्श अल्फाज थे ये, कि वो इसे अपना मुहाफिज समझती है। बसम के होते हुए इसे किसी चीज का डर नहीं था। समझ नहीं आ रहा ये वारद को अचानक से हुआ क्या है। रिदा की बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, और ऐसे में वारद जिस तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ है, मुझे तो डर है कि कहीं ये लड़की वारद को पूरी तरह से अपने बस में ना कर ले। सुनो आशाएं, बेटी मेरी बात का गलत मतलब मत समझना, लेकिन एक बात मैं तुम्हें समझा देती हूँ। वारद को पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो मत होने देना, वो तुम्हारा भी शोहर है। हाँ, ये सच है कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि वारद और रिदा एक साथ रहें, लेकिन जितना मैंने रिदा को समझा है, वो लड़की मेरे बेटे को तो कम से कम हरगिज डिजर्व नहीं करती। तुम अपने शोहर को पूरी तरह से इसके हवाले मत कर देना, और मुझे तो लगता है कि तुम्हें नहीं आना चाहिए था हमारे साथ, तुम्हें वहीं रुकना चाहिए था। तुम इस तरह से इसे अपने शोहर के पास कैसे छोड़ सकती हो। अमना बेगम ने आशाएं से कहा तो वो हैरत से इन्हें देखने लगी थी। इनके लिए कल तक तो रिदा ही सब कुछ थी, अब अचानक ही वो खुद रिदा के खिलाफ हो गई थी। वो बीवी है इनकी, मैं इन दोनों के बीच में कैसे आ सकती हूँ। मैं इन दोनों के बीच में कैसे आ सकती हूँ। और वैसे भी वारद खुद नहीं चाहते थे कि मैं वहां रुकूं, और वैसे भी कल सुबह बरजम आका के साथ मैं वापस आ जाऊंगी। वो कम आवाज में बोल रही थी, जबकि आगे गाड़ी ड्राइव करता बसम किसी और ही सोच में गुम था। पता नहीं इस लड़की ने कोई काला जादू तो नहीं कर दिया मेरे बेटे पर, जो मेरा बेटा अचानक ही पूरी तरह से इसका दीवाना हो गया है। तुमसे कहीं ज्यादा वो इससे मिलने को बेकरार है। मुझे तो किसी अमल का ही असर लगता है। आमना बेगम को कोई और ही डर डरा रहा था। कुछ नहीं हुआ चाची जान, बस वो अपनी मासूरी को लेकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया है। ठीक हो जाएगा कुछ वक्त में, आप परेशान मत हो। और फिर आप भी तो चाहती थी ना कि वो रिदा के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर ले। अब वो अपने रवैये दुरुस्त कर रहा है तो ठीक है ना, रहने देने एक साथ। और वो कौन सा हमारी जीनत के साथ कोई नाइंसाफी करेगा। रिदा इसकी बीवी जरूर है, लेकिन जीनत इसकी मोहब्बत है, मत भूले। इसके लिए इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जीनत ही रहेगी। फिलहाल वो बीमार है, इसके दिमाग में आने वाली हर सोच को सही समझ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत हो। बरजमी ने हौसला देता अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर चुका था, क्योंकि अब अंधेरा होना शुरू हो चुका था। ठीक है इसरार साहब, अगर आप लोग पाकिस्तान में ही मौजूद हैं जिनसे मुझे मिलने इंग्लैंड जाना पड़ रहा है, तो इससे बेहतर भला और क्या ही हो सकता है। मैं वैसे भी फिलहाल इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मुल्क छोड़ सकूं, और अगर आप मेरी इनसे मुलाकात का किसी तरीके से कोई इंतजाम कर पाते तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। शाहवीर फोन कान से लगाए इस वक्त छत पर टहल रहा था, जब बजम की गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई थी। ठीक है शाहवीर साहब, मैं इस वक्त में इन लोगों से आपकी मुलाकात का इंतजाम करवाता हूँ, लेकिन वो लोग ना तो किसी से मिलना चाहते हैं और ना ही किसी तरह का वाक्य के बारे में बात करना चाहते हैं। अब बेटी का मामला है, आप खुद ही समझ सकते हैं इनके लिए भी ये सब कुछ कितना मुश्किल रहा होगा। अभी तो सुनने में यह है कि इस हादसे के बाद इनकी बेटी तकरीबन 11 साल से व्हील चेयर पर है, और वो ना तो कुछ बोलती है और ना ही कुछ सुनती है। इसका मेंटल लेवल बहुत लो है, इसको किसी की कोई बात समझ में नहीं आती। इसकी कंडीशन एक कोमा पेशेंट की तरह है। तकरीबन 11 साल से वो एक ऐसी जिंदगी जी रही है जिसमें जिंदा होना या मरना एक बराबर है। इसरार इसे पता नहीं क्या क्या बता रहा था, जबकि इस लड़की की कंडीशन का सुनकर शाबिर को बहुत अफसोस हो रहा था, जब मुनीर को सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आते हुए देखा। ठीक है इसरार साहब, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा, आप तब तक के लिए मेरा काम करवाइए, मैं आपकी कॉल का मुंतजर रहूंगा। इसने मुनीर को नजरअंदाज करते हुए बात खत्म करते फोन अपनी जेब में डाला था। इरादा नीचे जाने का था। मुनीर को बस इससे बात करने का कोई बहाना चाहिए था, लेकिन वो मुनीर को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझता था। शाबी साहब, क्या मुझे आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? मुझे आपसे जरा बात करनी है। वो नीचे की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था जब मुनीर ने उसे पुकारा। सॉरी, मेरे 2 मिनट इतने फालतू नहीं है जो मैं आप पर बर्बाद करूंगा। अगर आपको मुझसे ज़रूरी बात करनी है तो मेरे ऑफिस में आइए अपॉइंटमेंट लेकर। अब मैं सिर्फ इसीलिए आपको अपना कीमती वक्त नहीं दे सकता कि आप मेरे कज़न के दोस्त हैं। एक्सक्यूज़ मी, वो कहते हुए सीढ़ियाँ तय कर गया था, जबकि मुनीर ने गुस्से से नीचे की तरफ देखा था, जहाँ हवेली की दूसरी तरफ लाम ने खड़ की औरतें बैठी हुई थी। यह मंजर भी इत्तेफाक से ही देखना नसीब होता था, क्योंकि मदान खाने की तरफ तो औरतों का आना जाना बिल्कुल ही नहीं था। वो घर की औरतों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था सिवाय नूरम के, और यह भी एक इत्तेफाक ही था कि शुजाहत साहब इससे बात करते हुए अपनी बड़ी बहू का जिक्र छेड़ गए कि वो भी लंदन में इसी स्कूल में पढ़ती रही है जहां वो टीचिंग कर चुका है। शुजाहत साहब ने नूरम का नाम लिया ही था कि वो नूरम का बायोडेटा को एक सेकंड में समझ गया था। नूरम नाम की बस एक ही इसकी स्टूडेंट रही थी। ये कहना बेहतर रहेगा कि नूरम वो वाहिद लड़की थी जो इसकी हवस की बेच चढ़ते हुए बच गई थी, वरना इससे पहले तो आज तक कोई इसे बच नहीं पाया था। इनका यहाँ खड़े रहना मुनासिब नहीं। अगर कोई घर का मर्द इसे इस तरफ हवेली की तरफ लान में झांकते देख लेता तो इसे
तो इसे खड़े खड़े गोली मार दी जाती थी और वो अपनी जिंदगी पर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। भारत, ये क्या हो गया आपको? इस तरह से किसने आप पर हमला कर दिया? आपको गोली कैसे लग गई? वो अंदर दाखिल होते हुए आदिया को वहीं खड़े मोमरेश के हवाले कर चुकी थी। मैं ठीक हूँ रीता, किसी ने शाविर पर हमला कर दिया था, बस इसे बचाते हुए। शाविर पर हमला किया था ना? आप पर तो कोई हमला नहीं हुआ था ना? आपको क्या जरूरत थी सुल्तान बनकर बीच में कूदने की? अपनी जान की नहीं, कम अज कम हमारी परवाह तो करते। हम आपके होने से हैं। भारत, कितना गहरा जख्म है, या अल्लाह, आपको कितना दर्द हो रहा होगा। वो इसे देखते हुए बेकरारी से इसके पास आ बैठी थी, जबकि भारत ने आहिस्ता से इसके हाथ को अपने हाथ में थामा था। मैं ठीक हूँ रीता, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ। जहां तक शाविर को बचाने की बात है तो वो मेरा भाई है, इसे बचाना मेरा फर्ज था। और ये जो गोली मुझे लगी है ना, वो मेरे नसीब की थी, मुझे ही लगनी थी। मुझे इस बात का अफसोस हरगिज नहीं है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? आदिया कैसी है? वो टॉपिक बदलते हुए कहने लगा, जबकि इसका नरम रवैया रिदा को भी बुरी तरह से हैरान कर गया था। ठीक हूँ मैं, और अदू भी ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मैं आज सुबह ही गई थी बाबा के साथ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, वरना मैं हरगिज नहीं जाती। वो भारत के हाथ को अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोली। जिस तरह से वो गई थी, यकीनन भारत को खबर तो लग ही चुकी थी। कोई बात नहीं रिदा, तुम्हें पूरा हक है कहीं भी जाने का, और तुम्हारे पापा तुम्हें जब चाहे लेने आ सकते हैं। इसने दरवाजे पर खड़े इरफान शाह को देखते हुए कहा था। शुक्र है अल्लाह पाक का बेटा, तुमने खुद ही इसकी परेशानी दूर कर दी, वरना भारत से पूछे बगैर आ गई थी। भारत को बताया नहीं, सुबह से ये बातें कर करके इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा था। इरफान भी मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ था, जबकि मोमरेश को तो वो शक्ल ही से कोई मुकरू और धोखेबाज इंसान लगा था। डॉक्टर ने क्या कहा है, आप कब तक ठीक होंगे? रिदा ने इसे देखते हुए सवाल किया था। डॉक्टर क्या कहेगा, जब ये जख्म बेहतर होंगे घर भेज देगा। मसला तो मासूरी है, जो शायद जिंदगी भर का रोग बन जाएगा। वो मायूसी से बोला। अल्लाह न करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा आपको, मुझे पूरा यकीन है। जब तक आपकी इस गोली का इलाज होता है, तब तक आप अपने पैर पर चलने लगेंगे। कोई मासूर नहीं हुए हैं आप, मोमरेश से देखते हुए कहा था, जबकि रिदा को तो जैसे कोई झटका ही लगा था। मुझे झूठी उम्मीदें मत दो मोमरेश, मैं जानता हूँ अब शायद मैं अपने पैरों पर कभी भी न चल पाऊँ। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है मुझ पर जो मोहब्बत करने वाले साथी मिले हैं, वरना आज के ज़माने में कोई कहाँ किसी का होता है ना रिदा? वो रिदा के हाथ को अपने हाथों की गरमाइश बख्शते हुए कहने लगा, तो इसने बड़ी मुश्किल से हाँ में सर हिलाया था। रिदा भाभी बताइए, नहीं है ये मासूर, मोमरेश अफसोस से बोला था। रिदा क्या बताएगी मोमरेश, मैं खुद जानता हूँ, मुझे झूठी उम्मीदें मत दिलवाओ। इसका अफसोस अभी वहीं का वहीं था, जबकि रिदा हैरत से अपने बाप को देख रही थी। रिदा बेटा, तुम यहाँ रुकोगी या मेरे साथ वापस चलोगी? वो दरअसल मेरी मीटिंग है, मैंने तुम्हें बताया था ना। इरफान ने इसे उठने का इशारा करते हुए कहा था। आप इसे अपने साथ ले जाइए अंकल, यहाँ रहकर क्या करेगी, और वैसे भी अस्पताल में कोई एक ही मेरे साथ रुक सकता है। मोमरेश शर्मान दोनों ही नहीं जाना चाहते घर। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, भारत फौरन बोला था, जबकि वो भारत को देखकर इरफान के साथ ही जाने को उठ खड़ी हुई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो माँ बेगम नूरम का सर अपनी गोद में रखे पता नहीं इससे क्या बातें कर रही थी। अंदाज ऐसा था जैसे वो इसका डर कम करने की कोशिश कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इसने भारी आवाज में इन्हें अपनी तरफ तवज्जो किया था। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह पाक का तुम आ गए। बस अब संभालो अपनी बीवी को, बहुत डरी हुई है। ये ना तो खाना खाया है और तुमने भी खाना नहीं खाया होगा। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, बल्कि कमरे में ही भेज देती हूँ। तुम फ्रेश होकर कुछ खा लेना, और नूरम का बहुत ख्याल रखना, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डर गई थी वह। आहिस्ता से नूरम के करीब से उठते हुए बसम के पास आई थी, जबकि वो बेड पर सीधी होकर बैठी अपना सर पर दुपट्टा ओढ़ चुकी थी। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, आप रहने दीजिए, इस वक्त मुझे कुछ भी खाने का मूड नहीं है। अगर रात को भूख लगी तो मेरी बीवी देख लेगी, आप जाए आराम करें, आपको भी आराम की ज़रूरत है। वह नरमी से इनका माथा चूमते हुए बोला था। आज भारत की परेशानी में वो भी सारा दिन वक्फे से इन्हें फ़ोन करती रही थी, जबकि इन सब के सवालों के जवाब देते हुए आमना बेगम को भी संभालना बसम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, ज़रा आमना को भी देख लेती हूँ, इसको भी संभालना होगा। ये वक्त इसके लिए भी बहुत मुश्किल है। बच्चों की तकलीफ माँ से कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। वो नरमी से इसके चेहरे को छूती कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि वो दरवाज़ा बंद करता अभी पलटा ही था कि नूरम तेजी से बेड से उठकर इसके भागकर इसके पास आते हुए इसके सीने से आ लगी थी। बसम के लिए ये लम्हा बिल्कुल भी यकीनी का था। वो इसे ऐसी उम्मीद हरगिज़ नहीं करता था। वो सचमुच में इसके साथ लिपटी हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो इसमें छुपने की कोशिश कर रही हो। बसम तुम ठीक हो? नूरम तुम ठीक हो ना मेरी जान? वो इसे खुद में छुपाते हुए पूछने लगा, जबकि नूरम की तरफ से इसे कोई जवाब नहीं मिला था। नूरम मेरी जान तुम ठीक हो ना? वो नरमी से इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बेहद मोहब्बत से बोला था। नहीं। वो एक लफ्ज़ जवाब दे गई तो बसम बेचैन हो गया था, जबकि इसे खुद से अलग करते हुए वो इसे बेड की तरफ लेकर जाना चाहता था, लेकिन वो इसके सीने से निकलने को राजी ही नहीं थी। थोड़ी देर यहीं रहना है प्लीज़। इसके यूं खुद से अलग करने पर वो बोली तो बसम ने इसके गिद्ध अपनी बाहों का हिसार तंग करते हुए इसे खुद में छुपा लिया था। इसे अपनी धड़कनों से भी ज्यादा करीब करते हुए उसके गिद्ध इतना अपनी तंग बाहों का हिसार मजबूत कर गया था। डर लग रहा है? थोड़ी देर के बाद बसम ने सरगोशी की थी। नहीं, यहाँ डर नहीं लगता, आप आते हैं डर भाग जाता है। वो यूं ही इसकी धड़कनों के साथ लगी बोली तो बसम तो अंदर तक परसुकून हो गया था। मैं तुम्हारे हर डर खत्म कर दूंगा। नूरम एक दफ़ा मुझ पर भरोसा तो करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें हर डर को जड़ से मिटा दूंगा। एक दफ़ा मुझे अपनी रूह का लिबास समझकर इस पर यकीन तो करो। इसके माथे को शिद्दत से चूमता इसे खुद में छुपाई सरगोशी नुमा आवाज़ में बोल रहा था, जबकि नूरम मजीद शिद्दत से इसके साथ लिपटी इसके सीने में कहीं छुप जाने को थी।
मैं तुम्हारे साथ हूँ नूरम, हर कदम पर। हमेशा कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो बेहद नरमी से इसे अपनी बाहों में बड़े पेट पर लेकर आया था। वो इसे काफ़ी सख्ती से अपने साथ जकड़े हुए थी। अब कोई तुम्हें नहीं डरा सकता। मेरे होते हुए किसी का साया तक तुम्हें छू नहीं पाएगा। वह इसे बेड पर बिठाते हुए खुद भी इसके साथ ही बैठ गया था, क्योंकि जिस अंदाज में इसने इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ रखा था, वो जाकर भी इससे दूर नहीं हो सकता था। ये अलग बात है कि इसकी नाजुक मुट्ठी में बसम की शर्ट के बटन टूट चुके थे। आप जहाँ भी जाएंगे मुझे अपने साथ लेकर जाइएगा। इस घर में वो है, इसका साया है। मैंने देखा है इसको यहाँ खिड़की पर, वॉशरूम के दरवाजे पर भी। इसकी आवाज़ में अब भी लड़खड़ाहट थी। कोई नहीं है यहाँ और कोई भी तुम्हें नहीं डराएगा नूरम। मेरे होते हुए कोई तुम तक नहीं आ सकता। अगर वो आ गया तो मैं यहाँ छुप जाऊंगी। आप मुझे बचा लेना। वो डराता है मुझे। इसने वानी को भी बहुत मारा था, मैंने देखा था। इसने मेरे सामने वानी के कपड़े फाड़े थे। वानी की चीखें बरसम इसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। इसके पास वीडियो है। वो बहुत बुरा इंसान है, दरिंदा है। आप मार डालो इसको, जान से मार डालो। आप ना इसकी जान ले लो। हाँ हाँ मार दो इसको। मरते देख करना मेरा डर मर जाएगा। सच्ची बरसम मेरा डर मर जाएगा। आपको इसको मार डालो। आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। आप तो डरते भी नहीं हो इससे। इसको मार डालो। हाँ इसे मार डालो। इसको जिंदा मत छोड़ना। वो दरिंदा है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसने कितनों को मारा डाला। आप इसको मार डालो, फिर सबको खत्म हो जाएगा। ये डर भी खत्म हो जाएगा। आप मार डालोगे ना इसको। वो अजीब अंदाज में इसे देखते हुए कहने लगी तो बरसम को इसकी दिमागी कैफियत पर शोभा हुआ था। वो इसे किसी को जान से मारने का बोल रही थी। किसी का इतना डर, इतना खौफ कि वो इसको डर को मारने के लिए इस इंसान को ही खत्म कर देना चाहती थी। मार डालोगे ना आप इसको। आप इसको नहीं छोड़ोगे ना जिंदा। मार डालोगे ना इसको। वो अचानक इसके चेहरे की तरफ देखते हुए इसका कॉलर को झंझोड़ते हुए बोली तो बरसम से नफी में गर्दन न हिला गई। वो इसकी जहनी कैफियत को समझते हुए बेसाख्ता सर हाँ में हिला गया था। हाँ हाँ मैं मार डालूंगा इसको। जो भी है मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे डर की वजह को जड़ से मिटा दूंगा। अगर इसे जीने का कोई हक नहीं है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे डर को मिटा दूंगा। पर नरमी से इसके चेहरे को थामते हुए शिद्दत से इसके माथे को चूम गया था, जहाँ की नीली रगे गुस्से और डर से बाहर को वाजिया थी। वो नोट कर रहा था कि जब जब इसे गुस्सा आता था या किसी चीज़ से बहुत से ज़्यादा खौफजदा हो जाती थी, इसके माथे पर एक नीली रग वाजिया होने लगती थी और बज़म को इस नीली रग से अजीब सा खौफ आने लगता था। ऐसा लगता था जैसे अभी शिद्दत से फट जाएगी और इसके सामने वो अपनी ज़िंदगी खो देगी। इसने अचानक ही इसे थाम कर अपने सीने में भेज लिया था। इसकी नीली रग को बार बार शिद्दत से चूमते हुए इसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसने तुम्हें डराया है, जिसने तुम्हें हरास किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जिसने मेरी बीवी को गलत तरीके से छुआ है, इसे सांस लेने का कोई हक नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इसे जान से मार डालूंगा। बज़म हम दोनों ना डील करते हैं। अगर आप इसे मार डालेंगे तो फिर मैं सारी जिंदगी आपके पास आ जाऊंगी। इसके सीने में छुपी वो सच में कोई डील ही कर रही थी। बज़म के लिए अब की दफा लगने वाला झटका नाकाबिले बर्दाश्त था। वो एक झटके में से खुद से अलग करता इसकी आंखों में देखने लगा। जहाँ इसके लिए एक चैलेंज वाज़िह नजर आ रहा था, वो मजाक नहीं कर रही थी। वो वक्ती जज्बात के हाथों मजबूर होकर या डर खौफ की कैफियत में नहीं कह रही थी। वो जैसे से चैलेंज कर रही थी, इसके साथ कोई डील कर रही थी। इसने नूरन की मासूम आंखों में झांका था। इसकी सुरख आंखों में सिवाय चैलेंज के और कुछ भी नहीं था। बज़म को इस छोटी सी लड़की पर यकीन नहीं आया था। नूरम, आपने कहा था ना आप मेरी माफ़ी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं सारी ज़िंदगी आपके पास रहूँगी, सारी ज़िंदगी आपकी बीवी बनकर रहूँगी, तो मैं जो चाहूँगी आप वो करेंगे। कहा था ना आपने कहा था ना आप मेरी माफ़ी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बोले ना। वो इसकी बातें याद करवा रही थी, जबकि बज़म से कुछ बोला ना गया। मैं इस दरिंदे को मुर्दा हालत में अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसका सर मुर्दा मेरे पैरों में पड़ा हो। मैं इससे माफ़ी नहीं सुनना चाहती, क्योंकि वो माफ़ी के काबिल ही नहीं है। मैं चाहती हूँ वो तड़प तड़प कर मेरे सामने मर जाए। वो इस दुनिया का वाहिद इंसान है बज़म, जिसे मैं मरते हुए देखना चाहती हूँ। आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। मुझे आपने साथ रखने के लिए, मेरी मोहब्बत पाने के लिए आपने कहा था ना आप कुछ भी करेंगे। बस मुझे कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे तो कर दीजिए, मार डालिए इसे। मैं सारी ज़िंदगी आपके पास रहूँगी, आपकी बीवी बनकर रहूँगी। कभी आपसे कोई शक नहीं करूँगी, कोई शिकायत नहीं करूँगी। आपके बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी। मैं सब कुछ करूँगी। बज़म मेरी दोस्त वानी को इंसाफ दिलाएं। किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। बज़म वो चीखती रही, चिल्लाती रही। वो खामोश हो गई। किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। मेरी आंखों के सामने इस दरिंदे ने इसे लूट लिया। मुझे किसी ने कुछ बोलने ही नहीं दिया। मेरी आंखों के सामने इसके जात के चित्रे उधेड़ दिए गए और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। बज़म मैं कुछ नहीं कर सकी। इसने मेरी वाहिद दोस्त मेरी वानी को मेरी आंखों के सामने तबाह कर दिया। इस आदमी ने मेरी वानी से वादा किया था, मैं इस आदमी को जान से मार डालूंगी, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती। आप तो कर सकते हैं ना। आप तो सरपंच है ना, इस गांव के सरदार हैं। हर जगह आपकी चलती है और ये माशरा तो मर्द का है ना। आप मर्द हैं।
एक मर्द होकर आप एक नामर्द को दुनिया से नहीं मिटा सकते मेरे लिए। आप तो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी करने को तैयार हैं मेरी मोहब्बत के लिए, तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही कहा था ना आपने, तो इस आदमी का सर मेरे पैरों में लाकर रख दें। आपको मुझसे मोहब्बत है ना, साबित करें। मेरी दोस्त को इंसाफ दिलाएं, मेरी वानी को इंसाफ दिलाएं। मुझे पता है वो जिएगी, वो खुश हो जाएगी, वो खुश रहेगी, वो मुस्कुराएगी, इसकी खामोशी टूट जाएगी, बरसम वो ठीक हो जाएगी। बस एक दफ़ा वो आदमी इस दुनिया से दफ़ा हो जाए। बोले आप करेंगे ना, मार डालेंगे ना, आप इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे ना। आप खामोश क्यों हैं? बोले आप मार डालेंगे ना इसे, वो जिंदा नहीं बचेगा ना। वह एक बार फिर से इसके कॉलर को झंझोड़ते हुए इसकी आंखों में आंखें डाले सवाल करने लगी। इस वक्त इस पर कौन सी कैफियत सवार थी, बसम को समझ नहीं आ रहा था। कभी वो रोने लगती तो कभी अजीब पागलू जैसे अंदाज में इससे बातें करने लगती। बसम ने इससे पहले इसका ये रूप कभी नहीं देखा था। कभी इसके ऊपर गुस्सा सवार हो जाता तो कभी वो एक बेबस सी लड़की बन जाती जो अपनी बेबसी पर रोने लगती। इससे पहले नुरम ने कभी बसम से इतनी सारी बातें नहीं की थी। इस लड़की के दिल में क्या क्या छुपा हुआ था बसम नहीं जानता था, लेकिन आज बहुत कुछ था जो सामने आ रहा था। वो जानता था कि वो किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। इससे अंदाजा था कि नुरम की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसे लेकर वो डिस्टर्ब रहती है। ये बात मिराल ने भी इसे बहुत दफा बताई थी। नुरम बेवक्त इसे फोन करती थी, जिस पर मिराल ने कहा था कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। इसकी लाइफ में होने वाले किसी इंसिडेंट की वजह से इसे अटैक्स आते हैं। वो नॉर्मल बच्ची नहीं थी। उसने देखा था मिराल सारी रात बैठकर इसे बातें करती थी। इसने कई दफ़ा मिराल को ये कहते हुए सुना था कि ये बात पापा को मत बताना। बसम का नुरम से इस वक्त कोई तल्लक नहीं था, तो वो दिलचस्पी नहीं लेता था। लेकिन मिराल ने कई दफ़ा बातों ही बातों में इससे कहा था कि नुरम की मेंटल कंडीशन थोड़ी ख़राब है। ऐसे में इसे किसी न किसी की ज़रूरत होती है, और वो सिवाय मिराल के और किसी पर यकीन नहीं करती, और न ही मिराल के अलावा अपने दिल की बात किसी और से करती है। इस वक्त इसे नुरम से कोई मतलब नहीं रहा, सिवाय इसे दिलचस्पी भी नहीं थी इसकी ज़ात में। लेकिन आज सामने बैठी लड़की इसके लिए इसकी कुल कायनात थी। इसकी बातें अहमियत रखती थी, इसकी कंडीशन अहमियत रखती थी। तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है नुरम, तुम्हें सो जाना चाहिए, मैं तुम्हारे पास हूँ। वह आहिस्ता आहिस्ता इसके माथे को सहलाते हुए बोला, तो नुरम ने गुस्से से देखा था कि मेरी बात का जवाब नहीं है बसम शाह, मैं आपके साथ डील कर रही हूँ, मुझे इसका जवाब दें। बताइए मुझे, क्या आपको मेरी ये डील मंजूर है? बताएं कि आपको नुरम अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहिए? वो एक वापस इसके अंदाज में बोले तो बसम नरमी से मुस्कुराया था। इसका डील करने का अंदाज बड़ा अजीब था। मुझे नुरम इस वक्त चाहिए, अभी के लिए कोई डील कर सकती हो क्या मेरे साथ? वो इसकी कमर में नरमी से हाथ डालता इसे अपने करीब खींचते हुए कहने लगा। तो नुरम की रीढ़ की हड्डी सनसनाई थी, जबकि वो एक झटके से इसे खींचता अपनी गोद में बिठा चुका था। बताओ आपकी कोई डील है तो वो कर लेते हैं। वो इसके चेहरे को नरमी से थामते हुए इसके चेहरे पर अपने लबों का लम्स बिखेरने लगा था। तो नुरम की थोड़ी देर पहले वाली कैफियत अपने आप ही खत्म होती जा रही थी। क्या हुआ, अब खामोश क्यों हो गई? बताओ अभी के लिए मेरे साथ कोई डील करोगी? मुझे मेरी बीवी अभी चाहिए। मैं अपनी बीवी को इस वक्त बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, इसे अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ, इसके पोर पोर को अपने लबों से महकाना चाहता हूँ। क्या ख्याल है, कोई डील शुरू की जाए? वो नरमी से इसके लबों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोल रहा था। इसकी आवाज़ नुरम को घबराहट में मुबतला कर रही थी, जबकि इसके लबों की हरकतें हद से बढ़ती चली जा रही थी। इसकी मूंछों की चुभन अपनी गर्दन पर महसूस करती वो इसके सीने में सिमटने सी लगी थी, जबकि वो इसे खुद में कैद करने लगा था। इस वक्त वो जिस तरह की कैफियत का शिकार हो रही थी, इस तरह की कैफियत से निकलना इसके लिए आसान नहीं था। बज़म सिर्फ और सिर्फ इसकी सोच बदलना चाहता था। इसके यूं खौफ की हालत में इसके करीब जाना बज़म को खुद भी बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन इस वक्त वो जिस तरह की कैफियत का शिकार थी, मुमकिन था कि इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। वो जिस तरह से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, गुस्सा, नफरत, डर, हर चीज़ इस वक्त इस पर हावी हो रहा था, और वो इस कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकता था। नहीं, मुझे डील नहीं करनी, वो घबरा कर बोली। तो बज़म का बेसाख्ता कहकर बुलंद हुआ था। क्यों नहीं डील करनी? तुमने तो सारी जिंदगी के लिए मेरे साथ डील कर रही हो, अब 2 लम्हों के लिए मेरी कुर्बत बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे। डील तो होगी मेरी जान, मैं तुम्हारे कदमों में इस बेगैरत का साल लाकर रखूंगा और तुम्हें सारी जिंदगी के लिए हासिल करूंगा। और जहां तक अब की बात है तो तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा बज़म शाह की मलकियत में गुजरेगा। मैं सेकंड के लिए तुम्हें खुद से अलग करने के बारे में का सोचूं तो वो लम्हा मेरे लिए मौत हो। बज़म शाह तुम्हारा गुनहगार का सर तुम्हारे कदमों में लाने का वादा करता है। बज़म शाह तुमसे वादा करता है कि तुम्हारे डर को जड़ से मिटाएगा। तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बज़म शाह की जारहाना शिद्दतों का खौफ होना चाहिए। तुम्हारे बदन पर किसी के खौफ की लरज़राहट नहीं, बल्कि बज़म शाह की शिद्दतों के रंग होने चाहिए, और इस बात की यकीनी बज़म शाह खुद बनाएगा। वैसे खुद में छुपाते खुद इस पर सायाफगन होते हुए अपने नीचे करता इसका दुपट्टा इसकी गर्दन से निकालते दूर फेंक चुका था। इसके लब इसके पर को चूमते इसे बेहाल कर रहे थे। वो किस तरह की कैफियत का शिकार थी और बज़म से किस तरह की कंडीशन में लेकर जा रहा था, वो खुद भी नहीं समझ पाई थी। बस वो पूरी तरह इस पर सवार हो गया था। इसकी धड़कनों में जैसे बज़म का नाम गूंजने लगा था। अपने लबों पर इसकी मूंछों का लम्स बार बार रगड़ते महसूस करते वो इसमें सिमटती चली जा रही थी, जबकि बज़म की शिद्दतें हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। इसकी आवाज़ से हटते हुए इसने
इसके ऊपर से हटते हुए इसने अपनी शर्ट के बटन खोलना चाहे तो एक दफ़ा फिर से इसका कहका पूरे कमरे में गूंजा था। थोड़ी देर पहले जिस तरह वो इसकी शर्ट को झंझोड़े हुए थी, इसकी शर्ट के अगले बटन बेहाल होते कहीं गुम हो चुके थे। मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। शुक्रिया डार्लिंग, मेरा वक्त बचाने के लिए। इस वक्त तो मैं तुमसे एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता। वो अपनी शर्ट के बाकी बटन भी तोड़ता, शर्ट को दूर फेंकते हुए एक दफ़ा फिर से इस पर बादल की तरह छाता बरसने लगा था। बरसम का अंदाज आज शिद्दत लिए हुए था। वो उसे यूं खुद में कैद किए हुआ था कि अगर वो उसे एक लम्हे के लिए भी जुदा होती तो बरसम दूसरी सांस न ले पाता। इसकी धड़कनों पर अपनी शिद्दतों की छाप छोड़ता वो इसके हाथों की मरमरी उंगलियों को अपने लबों से लगाते इनकी नरमाहट को महसूस कर रहा था। गुजरे हर लम्हे के साथ इसकी शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। वो इसकी बाहों में बेहाल हुई इसमें छुपने की कोशिश कर रही थी, जबकि बरसम के लबों की हरकतें रुकने में नहीं आ रही थी। इसके बॉसों की तादाद गिनना आसान नहीं था। अपनी तमाम तर शिद्दतें इस पर निछावर कर था। वह यूं ही इसे अपनी बाहों में कैद किए इसको अपनी मोहब्बत के लम्हे से महका रहा था। वह इसके नाजुक से हाथ को अपने फौलादी मजबूत हाथ में इस तरह से कैद करता तो इसका छोटा सा हाथ इसकी मुट्ठी में कहीं छुप सा जाता था। अंधेरे कमरे में भी वो उसके हाथों को अपनी उंगलियों से महसूस कर रही थी। बरसम सोया नहीं था। इसे अपने सीने में छुपाए वो इसकी उंगलियों के साथ कोई खेल खेल रहा था। इसके खेल से इतना गाते हुए नूरम ने अपना हाथ इसके हाथ से अलग करना चाहा तो इसके हाथों की पकड़ में सख्ती आई थी। क्या मसला है? इसके हाथ को अपने सख्त हाथ की गिरफ्त में लेता वो सख्ती से इसके कान में बोला, कुछ नहीं, नींद आ रही है मुझे। वो गुस्से से बोली थी। इसका गुस्सा करना बरसम को अच्छा लगा था। हाँ तो सो जाओ ना, मैंने कब मना किया है तुम्हें सोने से। वो इसके हाथ को दोबारा अपनी गिरफ्त में ले चुका था। आप तंग कर रहे हैं मुझे, छोड़े मेरा हाथ, तो सोऊंगी ना। वो फिर से इसी अंदाज में बोली थी। अजीब जलाया हुआ सा अंदाज था। तुम पूरी की पूरी मेरे साथ लिपट कर सोती हो। मैंने तो कभी कोई एतराज़ नहीं किया। मेरे जरा से हाथ पकड़ने पर इतने नखरे दिखा रही हो। हाँ तो करें एतराज़। नहीं लिपट कर सोती आपसे। वह एक झटके में से सीने पर हाथ मारती फासला बनाने लगी जब बरसम की सख्त गिरफ्त ने इसे दूर नहीं होने दिया था। अगर लिपट कर नहीं सोओगी तो नींद नहीं आएगी मुझे। वो इसे दोबारा कैद करते हुए बोला, किसी बात पर तो कायम रहें। अगर लिपट कर सोने पर एतराज़ है तो नहीं लिपटती, लेकिन नहीं, आपकी तो अपनी ही मैच चल रही है। लिपट कर नहीं सोओगी तो नींद नहीं आएगी, हद नहीं होगी। वह अंधेरे में से घूर रही थी। मेरी हदों को नापना छोड़ दो मिसिस मेरी हदों को नापना छोड़ दो मिसिस। खुद को मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत जल्द तुम्हारे गुनाहगार को तुम्हारे कदमों पर लाऊंगा मैं। इसके बाद तुम मेरी हो जाओगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। वैसे तो तुम अभी भी सिर्फ मेरी ही हो, लेकिन तुम मेरी ही हो जाओगी। तुम जानती हो इस बात ने मुझे कितना सुकून पहुंचाया है। मेरी नूरम सिर्फ मेरी होगी, अपनी मर्जी से, अपने दिल की तमाम तर रजामंदी के साथ, सिर्फ और सिर्फ बज़म शाह की। इसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए एक दफा फिर से अपने लबों की दीवानगी इसकी गर्दन पर दिखाने लगा था। खुशफहमी मत पाले बज़म शाह, ये इतना भी आसान नहीं है। इसके लबों के लफ्ज़ पर सिमटते हुए इसके बरहना कंधे पर हाथ रखती जैसे इसे खुद से दूर कर गई थी, जबकि बरसम ने अंधेरे में इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहे थे। वो किस तरह की संदास में से चैलेंज कर रही थी, बस समझना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सकता? वो एक झटके से लाइट के बटन पर हाथ रखता सीधा होकर बैठा तो वो भी इसी तेजी से सीधे होकर बैठकर खुद में सिमट सी गई थी। आपके लिए किसी की जान लेना आसान है क्या? वो सवाल करने लगी। नहीं, मेरे लिए किसी की जान लेना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं किसी की जान ले सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। मुझे कोई मसला नहीं है। अगर मुझे तुम्हारे लिए किसी को जान से मारना पड़े, मेरे लिए मेरी बीवी की खुशी अहमियत रखती है। अगर मेरी बीवी को खुश रखने के लिए इसकी डर की वजह को दुनिया से मिटाना ज़रूरी है तो मैं खुशी खुशी ऐसा कर गुजरूंगा। हाँ, लेकिन तुम सोच समझ कर डील करो मेरे साथ, ये ना हो कि बाद में मुकर जाओ। इसके लहजे में शरारत थी। मैंने पता नहीं इस वक्त जज्बात में क्या क्या कह दिया। मैं तो बस इसकी आंखों में अजीब सा जुनून देखकर वो घबरा कर कहने लगी थी, जबकि वो उसके लबों पर उंगली रखता इसे खामोश करवा गया था। अपनी बातों से मुकरो मत बीवी, हरगिज़ नहीं। अब जो अल्फाज हमारे लबों से निकल चुके हैं, इनकी वापसी मुमकिन नहीं है। तुमने कहा था अगर मैं इस आदमी की लाश लाकर तुम्हारे कदमों में गिराता हूँ तो तुम सारी ज़िंदगी के लिए मेरी हो जाओगी। अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगी। वैसे तो तुम मेरी ही हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पनाहों में तुम्हारे दिल की रजामंदी के साथ चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। आप जानते भी हैं इसे, वो है कौन? तुम बताओगी ना? वो उसकी बात काट गया था। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे नींद आ रही है और अब आपका हाथ मेरे हाथ नहीं पकड़ेंगे। वो उसकी और अब आप मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे। बस की बातों से घबराकर बात बदलती गुस्से से कहती बेड पर लेट गई थी। तब वो हल्का सा मुस्कुराता इसके साथ लेटता लाइट ऑफ कर गया था। नहीं पकड़ता तुम्हारा हाथ, अब की दफ़ा पूरा का पूरा तुम्हें ही कैद कर लूंगा। बस तुम तैयार हो जाओ अपनी सांसों पर बज़म शाह का नाम लिखने के लिए। वो नरमी से इसके गर्दन में मुंह छुपाता हुआ बोला था, दूर हटे मुझसे, सोने दे मुझे। वो फिर से यूं ही रूखे सूखे अंदाज में बोली थी, दूर तो नहीं हटूंगा। हाँ, अगर सोना चाहो तो करवट बदल कर मेरे सीने पर सर रखकर सो सकती हो, मुझे एतराज़ नहीं। वो इसकी खुशबू में उतरते इसके गालों को भर बार चूम रहा था। ठीक है, लेकिन आप अपना हाथ कंट्रोल में रखेंगे। वो करवट बदलते हुए जैसे इसकी जात पर एहसान कर रही थी। जी जी जान, मेरे हाथ कंट्रोल में है, बिल्कुल कंट्रोल में है। वो उसके सीने पर सर रखते हुए बोली तो बज़म ने दोनों हाथ उठाए थे।
लेकिन अंधेरे में से क्या ही नजर आना था। तभी हाथ इसके गिर्द लपेट लिए नूरम ने अंधेरे में से घूरने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे का खूब फायदा उठाने का इरादा था आज बरजम का। सो वो अगले ही लम्हे से खुद में समेटते हुए इसे पूरी तरह से कैद कर गया था। बस एक लम्हे के लिए वो मछली थी। इसके सीने पर अपना नाजुक सा मुक्का मारने की कोशिश की थी, लेकिन बरजम ने कोई असर ना लिया था। तो एक दफा फिर इसमें छुप गई। वह बहुत कुछ सोचना चाहती थी। दिमाग पर किसी के खौफ का साया अब भी लहरा रहा था, लेकिन बरजम के लबों का लम्स से कुछ सोचने ही नहीं दे रहा था। जब जब इसकी सोच किसी साई की तरफ पलटती तो बरजम के लबों की बेबाकियां इसे पूरी तरह से इसकी तरफ मतवज्जो कर देती थी। वो ना तो कुछ सोच पा रही थी और ना ही कुछ समझने की कंडीशन में थी। इस वक्त बरजम इस पर पूरी तरह से सवार था। इसमें छुपते हुए इसने अपने हर खौफ को, अपने हर डर को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था, जबकि अपने मकसद में कामयाब होते हुए बज़म अपनी आंखें मौन गया था। बज़म की आंख खुली तो नूरम इसके साथ नहीं थी। इसे हैरत हुई थी, वो कहाँ जा सकती थी यूं सुबह सुबह। अभी तो अज़ानें भी नहीं हुई थी। जितनी वो खौफजदा थी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यूं अंधेरे में कहीं निकल जाए। वह परेशानी से सोचता बेड से उठने ही लगा था जब इसे बालकनी में किसी का साया और सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी। वहाँ नूरम ही खड़ी थी। वह समझ चुका था, लेकिन वो वहाँ क्या कर रही थी और यूं सरगोशियों में किससे बात कर रही थी। कल कमरे में आते ही इसने देख लिया था कि नूरम ने ड्रेसिंग टेबल से अपना फ़ोन उठा लिया है। वैसे तो वो इसे बहुत पहले ही फ़ोन वापस कर चुका था, लेकिन नूरम इसे इस्तेमाल नहीं कर रही थी। लेकिन कल जब वो कमरे में आया तब इसने देखा था कि फ़ोन चार्जिंग प्लग पर लगा हुआ था। यकीनन इतने वक्त तक इस्तेमाल ना होने की वजह से वो डेड हो चुका था और इस वक्त वो चार्जिंग प्लग में नहीं था। यानी कि नूरम फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन किससे? कहीं वही आदमी तो नूरम को तंग नहीं कर रहा? अगर फ़ोन पर वो आदमी होता तो नूरम इसके करीब से उठकर कभी ना जाती, क्योंकि वो इस आदमी से इतनी ज़्यादा खौफजदा रहती थी कि वो अकेले में इसे बात करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। शायद इसके बाबा का फ़ोन है। मुमकिन था कि वो इतनी रात को इनसे बात कर रही है, लेकिन जितना वो समझदार था इसके बाबा का रिलेशन लेकिन जितना वो समझता था, इसका और इसके बाबा का कोई रिलेशन इतना अच्छा नहीं था। कोई कमी सी थी इन दोनों के रिश्ते में जो समझ से बलातर थी। ना जाने वो इस बात से वाकिफ भी थी या नहीं कि इसके बाबा पर आए दिन जानलेवा हमले हो रहे हैं। वो पाकिस्तान आने की हर मुमकिन कोशिश में नाकाम रहे हैं। इसने राब्ता करने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर शाबिर पर होने वाले हमले के बाद वारिस को गोली लगने की वजह से वो राब्ता कर ही नहीं सका था, जिसका इसे अफसोस हुआ था। वो उठकर बालकनी की तरफ आता इसकी सरगोशी सुनने की कोशिश करने लगा। हालांकि ये इंतहाई बुरी हरकत थी। वो हरगिज इस तरह का इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो जानना चाहता था कि वो इस वक्त किससे बात कर रही है, और अगर वो बात कर भी रही है तो यूं सरगोशियों में क्यों? वह कमरे में रुककर भी तो बात कर सकती थी। इसका डर इस पर इतना हावी था कि वह हरगिज इसकी नींद हराम होने की परवाह न करती। वो इसके पीछे आकर रुका तो वो बेसाख्ता ही पलट कर फोन बंद करने लगी थी। इसके अंदाज में काफी तेजी थी। वो घबरा गई थी। इसके हाथ में रोशन फोन पर चलने वाली कॉल बंद हो चुकी थी। इसने इतनी जल्दबाजी में कॉल क्यों काटी थी वो समझ नहीं सका था। किसका फोन था? तुम इस वक्त यहाँ खड़ी किससे बातें कर रही थी? फोन बंद क्यों किया और किससे मिलने की बात कर रही थी तुम? वो यहाँ तक आते थे यकीनन इसकी आखिरी बात सुन चुका था जब इसने कहा था कि मैं आ जाऊंगी। वो कहाँ जाने की बात कर रही थी वो समझ नहीं सका था। शायद वो अपने बाबा से मिलना चाहती थी। वो मैं रिलैक्स नूरम, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुम्हारे बाबा का फोन था? इसके युग बनाने पर वो फौरन इसकी लर्जिश को नोट करता इसे अपने हिसार में ले गया था। बाबा? हाँ, बाबा का फ़ोन नहीं। वो इस हद तक घबरा गई थी कि ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। इस ओके नूरम, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं नहीं पूछता तुमसे कुछ भी। यूं बात बात पर कांपने ना लग जाया करो। रात वाला खतरनाक अंदाज अपनाओ। यकीन करो तुम्हें इस अंदाज में देखकर बसम शाह जी जान से लर्जा था। आ जाओ रूम में। अभी सुबह नहीं हुई और इतनी रात बालकनी में चिड़ैलों का आना जाना लगा रहता है, और फिर शोर की गुर्बत में महकी लंबी जुल्फें बिखराई लड़कियों में चिड़ैलों को वैसे भी बड़ी दिलचस्पी होती है। मैंने सुना है ऐसे बड़े बुरु कहते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम यहाँ रुक सकती हो। वह मुस्कुराहट दबाकर पलटा ही तक इसे अपने बाजू पर गिरफ्त महसूस हुई थी। मुझे डर नहीं लगता। इसके बाजू को सख्ती से पकड़ते वो बहादुर बनने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। हाँ हाँ मेरी जान, तुम्हें कहाँ डर लगता है? तुम तो डरती ही नहीं हो। वो नरमी से इसे अपने साथ लगा के आया था, जबकि अचानक ही नूरम को अपने लबों पर इसकी तेज गिरफ्त महसूस हुई थी। वो कितनी बेतकल्फी से छूता था। हालांकि इनके बीच का रिश्ता काफ़ी अजीब था, लेकिन ऐसे मामलात में बज़म काफ़ी बेतकल्लफ और बेबाक था। लेकिन इसे नूरम अपने साथ इतना बेतकल्लफ होने नहीं देती थी। इस वक्त भी वो अपने लबों को आज़ाद करवाती इसके सीने में छुपी तो बज़म का कहका इस अंधेरे कमरे में गूंजा था। और उसके साथ ही दूर कहीं से अजानों की आवाज़ें भी शुरू हो गई थी। अजानों की आवाज़ सुनते ही न जाने नूरम में क्या पावर आई थी कि वह अगले ही लम्हे से अलग हो गई थी। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। वैसे भी सुबह हो गई है, अब कोई चुड़ैल भी नहीं आएगी। वो इसे अलग होती वाशरूम में बंद हो गई तो बज़म ने गुस्से से वाशरूम की तरफ देखा था। दरवाजा खुलने और बंद होने की वजह से कमरे में एक जरा सी रोशनी पैदा हुई थी और फिर खत्म भी हो गई। सुबह हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चुड़ैलों का जाने का वक्त हो गया है। अभी अंधेरा है। इसने जताने वाले अंदाज में वाशरूम के दरवाजे पर दस्तक दी थी। हाँ तो मैं डरती नहीं हूँ, और वैसे भी अभी रोशनी हो जाएगी। अंदर से आवाज़ आई थी, यानी कि बसम कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, अब डर का वक्त खत्म हो चुका था। चलो ठीक है, अगर तुम नहीं डरती तो, लेकिन अगर तुम डरो तो मेरी बाहें हाजिर हैं तुम्हारा डर खत्म करने के लिए। वैसे भी मेरे सीने में छुपकर तुम्हें डर नहीं लगता, तो तुम्हें इजाजत है कभी भी कहीं भी मेरी पनाहों में पनाह लेने की। इसने खुले दिल से ऑफर की थी, जबकि दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला तो वह बदमजा होकर वापस बेड पर आकर लेट गया था।
आप कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह शाह साईं? असीर की आंख खुली तो शावीरा को अपने बालों में ब्रश करते देखा। वो कहीं जाने के लिए मुकम्मल तैयार था। मेरा चांद चाह गया। सच कहूँ तो कल तक तो मुल्क से बाहर जाने का इरादा था। सोचा था मेरी बीवी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रहूँ, बस इसीलिए लंदन जा रहा था। लेकिन मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में इतनी ज्यादा बीमार हो गई है कि इसे छोड़कर कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस इसीलिए एक जरूरी काम के लिए शहर तक जा रहा हूँ, इजाजत है? वो हाथ में पकड़ा ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखता मुस्कुराते हुए इसके पास आकर बैठा था और इसके गिर्द अपनी मजबूत बाहों का हिसार बनाता बोला। तो इसके अंदाजे में के मुताबिक दूसरी तरफ से नफी में सर हिलाया गया था, जिस पर वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। मेरा गोलू मोलू सा बच्चा, बस एक छोटा सा काम है, लेकिन काम बहुत जरूरी है, इसीलिए जाना भी बहुत जरूरी है। वैसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला। आज वो इसरार के बताए हुए एड्रेस पर जाने वाला था, जहाँ पर इसे मुनीर के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात जरूर मिलने वाली थी। वो मुनीर का चेहरा दुनिया वालों के सामने एक्सपोज करना चाहता था। इस इंसान को इस तरह आज़ादी से घूमने का कोई हक नहीं था। वो नहीं जानता था कि बज़म ने इसकी बातों पर यकीन किया है या नहीं, लेकिन वो यकीन से कह सकता था कि मुनीर कोई शरीफ आदमी नहीं है। इसके दो चेहरे थे और इसका दूसरा चेहरा सबके सामने बेनकाब करना चाहता था। आप कहीं नहीं जाएंगे, इतने नौकर हैं आपके, किसी को भी बोल दीजिए, लेकिन आप नहीं जा सकते, बस ये मेरा हुक्म। मैं गुस्से से पूरी आंखें खोले से डराने की कोशिश कर रही थी। यार तुम दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। वो उसकी आंखों को नरमी से चूमते हुए मुस्कुरा दिया था। हाँ मैं बहुत खतरनाक हो रही हूँ। अच्छी बात है जो आपने मेरी बात मान ली, वरना वो इसके गिर्द अपना इशारा बनाते इसके सीने पर अपना सर रखकर इसे मजीद डराने लगी थी। वरना क्या? मैं सच में तुम्हारी बात मान गया हूँ, इसने हैरत से सवाल किया था। तो क्या आप मेरी बात नहीं माने? इसने मजीद आंखें फैलाकर इसके हिसाब से निकलते हुए से सवाल किया। तो शावीर ने फौरन कानों को हाथ लगाया था। उफ मेरी मजाल, जब मैं अपनी बेगम का हुक्म टाल दूं? ना बाबा ना, हरगिज नहीं। जो मेरा गोलू मोलू सा बच्चा कहेगा वही होगा। कहीं नहीं जा रहा, मैं सारा दिन अपने चांद के साथ रहूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे चांद को भी मेरे साथ रहना होगा, सारा दिन इसी बेडरूम में मेरी पनाहों में। वो आंख दबाकर बोला तो आगे से हमेशा की तरह असीर की गुड़ी ही नसीब हुई थी। उफ शाह साईं, लगता है आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। दो चार जमातें पढ़ी होती तो पता होता कि आपको ये चांद दिन में नहीं रात में निकलता है। वो खिलखिलाते हुए बोली, जब किसी खिलखिलाहट में शावीर की दिलकश मुस्कुराहट भी शामिल हुई थी। उफ मेरी अक्लमंद बीवी, मेरा चांद, उफ मेरी अक्लमंद बीवी, मेरा इस चांद से कोई तलक नहीं है जिसको किताबों में पढ़ाया जाता है। मेरे पास तो अपना चांद मौजूद है अपनी मलकियत में, और मेरा चांद इतना हसीन है कि मुझे किसी और चांद को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नरमी से इसके नाक के टिप पर अपने लब रखता है इसे बातों में उलझाए हुए था। वो तो ठीक है, लेकिन ये वाला चांद भी आपको दिन में कमरे में नसीब नहीं होगा, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ बाहर अपने रेप्टू के पास। ना जाने वो कल से कहाँ है। और फिर शकीला भी तो आई हुई है, मुझे इससे बहुत सारी बातें करनी है, उसे बहुत सारी बातें पूछनी भी है। पता नहीं इसकी जिन वाली कजन का आपका क्या हाल होगा। वो इसके करीब से उठकर दरवाजे के पास आते हुए बोल रही थी। इरादा कमरे से भागने का था, मतलब कि शकीला की जिन वाली कजन के कहानियां तुम्हारी शाह साईं से ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा जाओ, सुनो सारा दिन जिन वाली कहानी सुनो और फिर रात में डरती रहना। रात को आकर छुपना मेरे सीने में, फिर पूछता हूँ तुमसे। वह भी बोल ही रहा था जब वो दरवाजा बंद करती दोबारा इसके सर पर सवार हुई थी। क्या मतलब आपकी इस फजूल सी बात का? नहीं, क्या पूछेंगे आप मुझसे? बताएं, जवाब दें। सुनूंगी जाकर कहानियां, सारे किस्से सुनाएगी वो मुझे अपनी कजन के। इसके बाद डरूंगी भी और आपके पास आऊंगी भी। इसी बेड पर छुपूंगी मैं आपके सीने में। क्या कर लेंगे आप? बोले बोले, आप क्या कर सकते हैं? बस के गिरबान को पकड़े इसे अपनी तरफ खींचते हुए इस की आंखों में आंखें डाले। बोले तो शावीज के लबों की हरकत पर इसे देखता रह गया था। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा बच्चा, मेरी क्या औकात? क्या मेरी क्या मैं क्या मेरी क्या मैं क्या मेरी औकात क्या? जो असीर मैडम कहेंगी वही होगा। शाविशा तुम्हारा, शाविशा का बेड तुम्हारा, शाविशा का सीना तुम्हारा, जो चाहे करो। मैं कौन होता हूँ कुछ भी कहने वाला? वो दोनों हाथ उठाए सिलेंडर करने वाले अंदाज में बोला। तो असीर को इसका जवाब पसंद आया था। तभी हल्का सा मुस्कुराते हुए इसका काला छोड़ती वापस दरवाजे की तरफ जाने ही लगी थी कि अचानक शाबी ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन खींचने के अंदाज में भी इंतहाई एहतियात थी। मैं क्या सोच रहा था मेरी जान की, मेरे सीना अब भी हाजिर है, बस थोड़ी देर के लिए मेरा चांद मुझे इस रोशनी में मैसर हो जाए। वो इसे अपनी बाहों में कैद करता इस पर सयाफगन होता हुआ तो असीर के चेहरे पर शर्मीन सी मुस्कुराहट आई थी। लगता है मेरा चांद दिलो जान से मुझे मैसर है। इसकी मुस्कुराहट पर वह नरमी से इसके लबों को चूमता इसे अपनी बाहों में कैद करने लगा। तो असीर ने फौरन इसके गिर्द अपनी बाहों का एहसार मजबूत किया था। अदाएं कम दिखाओ असीर, पछताओगे। अपनी पीठ पर के हाथों की हल्की सी हरकत महसूस करता वो बेकरार सा होकर बोला। तो अगले ही लम्हे असीर ने अपना हाथ इसके कंधों पर रखा था, जबकि इसकी जल्दबाजी पर वो अपने बेकरार लब्बों को इसके लब्बों पर आजाद छोड़ता सुकून पहुंचाने लगा था। इसका नाजुक से रपा बाहों में कैद किए वो जैसे किसी और ही जहान में था। वो घंटों बिना रुके से देख सकता था, बिना रुके इसे छू सकता था, इसे चूम सकता था। इसके लब हर वक्त इसे चूमने को बेकरार रहते थे। इसकी दीवानगी असील के लिए थी, वो इसके बगैर नहीं रह पाती थी। अब शबीर को किसी इजहार की जरूरत ना रही थी। वो खुद जानता था कि मोहब्बत के इस राह में वो अकेला नहीं है, बल्कि इसकी हमसफर, इसकी साथी इसके साथ है। और शाविशा की चाहत बस यही तक थी। वो अपनी जिंदगी से बेजार था, लेकिन जब से असीर का साथ मिला था वो एक नई जिंदगी जीने लगा था। और अब इसकी ख्वाहिशों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, अपनी असीर को हर खुशी देना, और इसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था।
आप मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहे हैं? वो कमरे में दाखिल हुई तो बज़म को अपने फ़ोन के साथ मसरूफ़ देखा। कुछ नहीं, बस देख रहा था तुम्हारा फ़ोन। इसी तेज़ी से अपनी तरफ बढ़ते देखकर बज़म ने फ़ोन को पीछे सोफ़े की तरफ फेंक दिया था। जबकि जिस अंदाज़ में वो फ़ोन की तरफ लपकी थी, ऐसा लगा था जैसे वो कोई चोरी करते हुए पकड़ी गई है। आप मेरे फ़ोन को ऐसे हाथ नहीं लगा सकते मेरी इजाज़त के बगैर। वो सोफ़े से अपना फ़ोन उठाते फ़ोन का लॉक चेक करने लगे, जो उसने कल ही चेंज किया था। बज़म से फ़ोन ओपन नहीं हुआ था। मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें हर तरह से हाथ लगा सकता हूँ। तुम्हारा फ़ोन क्या चीज़ है? कुछ छुपा रही हो मुझसे? इसके अंदाज़ में वो बस यही अंदाज़ा लगा पाया था कि वो कुछ छुपा रही है। हाँ, मैं आपको मना नहीं करती क्योंकि आप मुझ पर हक़ रखते हैं, लेकिन मेरे फ़ोन पर आपका कोई हक़ नहीं है। मेरा फ़ोन आपकी बीवी नहीं है। वो गुस्से से क्या बोल गई थी वो खुद भी नहीं समझ पाई थी, लेकिन इसकी बात पर बसम का जानदार कहका इसे हफ़ाहत में मुब्तला कर गया था। इसे अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि इतनी खूबसूरती आप इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए ऐसी बेजान चीज़ों का रोक पालूं। फ़ोन पर किसके मैसेजेस आ रहे थे? ट्यून बची तो चेक करने लगा। शायद तुम्हारे बाबा। आप मेरे फ़ोन से दूर रहेंगे। वो इसे देखकर बोली तो वो कंधे उचका गया था। वो बाहर आपको शाबिर अका बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हें किसी जगह पर जाना है, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकते, तो आप इनकी जगह वहाँ जाएँ क्योंकि असीर की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने मोबाइल को अपने दुपट्टे में छिपाते हुए बोली तो इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था, जबकि नूरम का अंदाज़ ऐसा था जैसे अभी वो यहाँ से भागने का इरादा रखती हो। लेकिन इससे पहले कि वो भागती, बज़म ने ना सिर्फ इसे थामा था, बल्कि पूरी शिद्दत से इसके लबों पर झुकते हुए अपने लबों का लम्स बिखेरता इसकी गर्दन में अपनी मूँछों को इतनी शिद्दत से रगड़ा था कि इसकी गर्दन की स्किन बुरी तरह से सुर्ख हुई थी। यार तुम इतनी नाजुक क्यों हो? तुम्हें पता है तुम बज़म शाह को पागल करने के सारा हथियार इस सादगी में महफूज रखती हो। वो एक दफा फिर से इसके चेहरे को थामता, इसके नाजुक लबों पर एक दफा फिर से अपनी गनी मूंछों का लम्स बिखेरता कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि इसकी शिद्दत भरे अंदाज पर वो कितनी ही देर वहीं खड़ी लड़सती रही थी। इसके हाथ से मोबाइल का छूट कर जमीन बॉस हुआ था, इसे अंदाजा भी ना हुआ था। वो लम्हे में इसके छक्के छुड़ाता था। रिदा प्लीज़ वो ग्लास उठाकर देना। मैंने अपने डॉक्टर से बात की है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे लग रहा है कि यहाँ रहकर मैं मज़ीद बीमार हो जाऊँगा। वो आदिया को अपने सीने पर रखे नरमी से इसके बालों में हाथ फेर रहा था, जब इसने रिदा को पुकारा था, जो कब से अपने मोबाइल पर अपने बाप के आए मैसेजेस रीड कर रही थी। वो मुसलसल एक ही बात कह रहा था कि वो वाद के डॉक्टर से बात कर चुका है। वो अब सारी ज़िंदगी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। बेहतर है कि वो जल्द से जल्द जायदाद से अपना हिस्सा निकलवाए और वाद से अपनी जान छुड़वाए। अरफान का हरगिज़ कोई इरादा नहीं था रिदा को वारद की मुलाजमा बनाने का। वैसे भी इसके हिसाब से वारद अपना गुरूर खो चुका था। अब वो सिर्फ बिस्तर पर सारी ज़िंदगी पड़ा रहने वाला था, तो ऐसे इंसान के साथ वो अपनी बेटी को क्यों छोड़ता? प्लीज़ मैं बिज़ी हूँ, आप खुद उठा लें। वो गुस्से से कहती दोबारा से फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। अगर मैं उठा पाता तो तुम्हें कहता ही क्यों? वारद के लहजे में अजीब सी बेबसी महसूस करके रिदा ने इसे देखा था। जब अपने पैरों पर चल सकता था तब इसे कभी रिदा की याद नहीं आई थी, और जब अब पूरी तरह से बेबस हो गया था तो रिदा के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। तो रिदा ऐसे में इसका साथ क्यों देती? इससे पहले कि वो इसे कोई जवाब देती, तेजी से अंदर दाखिल होती जीनत ने गिलास ना सिर्फ उठाया था बल्कि इसमें पानी भरते हुए वो वारद के लबों के साथ भी लगाने लगी थी। मैं ही देने ही लगी थी, और वैसे भी वारद ने मुझे कहा था तुम्हें हर टाइम हम दोनों के बीच में आने की जल्दी क्यों होती है? इसके यूं अचानक आने पर, खुद को घूरने पर रिदा तिल मिलाकर बोली थी। इन्हें प्यास लगी थी रिदा, इसलिए वो पानी मांग रहे थे। अगर तुम उठाकर दे देती तो बस करो जीनत, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो मसरूफ थी मोबाइल पर, शायद वो मेरे के लिए किसी डॉक्टर से बात कर रही थी, वो भी ज़रूरी था। मैंने ही इसे कहा था कि वो किसी अच्छे से डॉक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले। अगर वो इस काम में मसरूफ हो गई थी तो इसमें ऐसी कोई क़यामत नहीं आ गई जिस पर तुम इस तरह से ओवर रिएक्ट करो। ज़ीनत के हाथ से गिलास लेते हुए वारिद ने रूखे सूखे लहजे में कहा। एक लम्हे के लिए ज़ीनत को हैरत हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से बार बार बज़म की मिन्नतें करके इसके साथ अस्पताल तक आई थी। हालांकि बज़म आज इसे लाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह शहर से कहीं आगे जाने वाला था। वारिद आपको प्यास लगी थी बस इसीलिए नहीं ज़ीनत बेबी, तुम्हें खुद को मुझसे बेहतर साबित करना था इसलिए। लेकिन क्या है ना, अब मेरे शौहर की आंखें खुल चुकी हैं। इन्हें नजर आता है कि इनके हक में कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। खुदा का शुक्र है कि इनकी आंखों से मोहब्बत की पट्टी खुल चुकी है, और तुम्हारे ये जो चाल चलन तुम्हारी हकीकत बाहर आने के बाद खुले हैं ना, वो भी बाहर से छुपे हुए हरगिज़ नहीं है। तो प्लीज़ ये झूठी फिक्र तो मत ही जताओ। मैं अपने शौहर की खिदमत भी कर सकती हूँ और इन्हें पानी भी पिला सकती हूँ। वो गुस्से से देखते हुए बोली थी, जबकि ज़ीनत को तो एक लम्हे के लिए समझ ही नहीं आया था कि वो क्या कहे। रिदा के लहजे में अपने लिए नफरत महसूस करके इसे कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वह स्वतंत्र के रिश्ते की गहराई समझती थी। लेकिन वारिद की आंखों में अपने लिए बेतबारी देखी इसकी आंखें छलक पड़ी थी। अचानक से वारिद को हुआ क्या था वो समझ नहीं पा रही थी। कल तक इसकी मोहब्बत का दम भरने वाला इंसान बदलता जा रहा था। मैं घर जा रहा हूँ कपड़े बदलने के लिए, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी आप कह रही थी ना कि आपको घर चलना है, मामूर अंदर दाखिल होते हुए रिदा से बोला था, जबकि रिदा ने बस एक नजर से देखा। अस्पताल में रहते रहते इसकी कमर टूटने लगी थी। न जाने सुबह 4 बजे वारिद को क्या दौरा पड़ा था कि इसे फोन करके अस्पताल आने का कह दिया। वो तब से ही कुर्सी पर बैठी हुई परेशान हो रही थी। अब तो इसकी कमर में दर्द होने लगा था। ऊपर से वारिद ने इसे फोन देकर एक अलग काम लगा दिया था कि किसी अच्छे डॉक्टर से बात करे। तब भी वो फोन पर लगी हुई थी। ये अलग बात थी कि इसने किसी डॉक्टर से तो नहीं बल्कि
डॉक्टर से नहीं पूछा था, बल्कि इसका बाप ही मुसलसल से मैसेजेस कर रहा था कि वारद को किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके वो अपने मकसद पर आएगी। जी मोमरिश का, आप मुझे रिदा यहीं रहेगी मेरे पास, मुझे रिदा की ज़रूरत है। हाँ, तुम ज़ीनत को अपने साथ ले जाओ। इससे पहले कि रिदा कुछ कहती, वारिद की तरफ से जवाब आया था, जो ज़ीनत और रिदा दोनों के लिए है, दोनों को ही हैरान कर गया था। वारिद, मुझे आपके पास रहना है। ज़ीनत की आंखों में नमी या फिर आवाज़ की लर्जिश पर वारिद ने कोई असर ना दिया था। अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस होगी तो मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा। फिलहाल मुझे जिसकी ज़रूरत है वो मेरे पास है। इसने रिदा के हाथ नरमी से थामा था। जी वारिद, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आदिया डिस्टर्ब हो रही है अस्पताल में। यहाँ रहते हुए यहाँ का माहौल समझ नहीं पा रही। रिदा ने बड़ी मुश्किल से बहाना बनाने की कोशिश की थी, वरना आज तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इस वक्त वारिद की मेहरबानी इसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ, तो आदिया को ज़ीनत संभाल लेगी। अगर ज़ीनत को संभालने में मसला है तो अम्मी संभाल लेंगी। तुम इसे घर भेज दो, लेकिन तुम यहीं रहोगी मेरे पास। इसके लहजे में रिदा के लिए नम अब जहाँ रिदा के लिए नरमी थी, वहीं ज़ीनत के लिए अजीब सी तलखी थी। आइए भाभी, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझे चेंज करना है। 2-3 दिन से इन्हीं कपड़ों में हूँ, मुझे खुद उलझन महसूस हो रही है, और गिरमान के भी कपड़े लेकर आने हैं मुझे, मोमरिश कहते हुए बाहर के लिए निकल गया था। जबकि वारिद ने ज़ीनत को अपनी गोद से आदिया को उठाने का इशारा किया था। वह अजीब तरह की कश्मकश का शिकार होती इसकी गोद से आदिया को उठाकर अपने सीने से लगा गई थी। यहाँ बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे बात करनी है। वो दरवाजे से निकल ही रही थी जब इसे वारिद की आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हे के लिए इसके दिल में अजीब सी तकलीफ पैदा हुई थी। वो इतना बदल गया था कि ज़ीनत की मोहब्बत इसे नजर ही नहीं आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? ये नहीं था कि वो रिदा से जलन महसूस कर रही थी, वो एक अलग कैफियत थी। रिदा इसकी सौतन थी, वो इससे खुश नहीं हो सकती थी, लेकिन वो रिदा के मामले में कमजोर नहीं थी कि इसके शौहर के करीब होने पर वो बुरा महसूस करती, बल्कि वो तो खुद चाहती थी कि रिदा के साथ इंसाफ हो, लेकिन वो उससे दूर हो रहा था और ये चीज़ सीने से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चाय पियो के वो कमरे में दाखिल होती सवालिया अंदाज में बोली तो मुजावर, जो पता नहीं कौन से काम में लगा, लैपटॉप पर पूरी तरह से मगन था, इसे देखने लगा। हाँ, अगर तुम पिलाओगी तो मैं ज़रूर पीऊँगा। वैसे तुम्हें पूछने के लिए टाइम वेस्ट करने के बजाय यहाँ चाय बनाकर आना चाहिए था। इसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वो इसकी नादानी पर हंस रहा हो। मैं आज किचन में अपने हाथों से ज़बरदस्त कौरमा बना रही हूँ, बस इसलिए तुमसे पूछ रही थी कि मैं किचन में हूँ। अगर तुमने चाय पीनी हो तो किचन में आ जाओ, वरना तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ मैं जो तुम्हें बेडरूम में आकर कुछ पेश करूँगी। वो आपकी दफ़ा इसने चाय की मेहरबानी की असल वजह बताई थी। क्यों, तुम्हारी पलटन कहाँ है? मुजावर की तरफ से बेसाख्ता सवाल आया था। आजकल नायरा का आका नूरम असीसा भी इसकी पलटन में शामिल हो रही थी। नायरा सो रही है, काका का कुछ आता पता नहीं है, जबकि असीशा वीर भाई के साथ कमरे में नजर बंद हो चुकी है, और नूरम में पता नहीं कौन सी बुढ़ी रूह आई हुई है कि वो किचन से निकलने को तैयार ही नहीं है। और मेरी इकलौती ननद प्लस तुम्हारी इकलौती बहन को खिलौना मिल गया है, वो आदिया को संभाल रही है। अब वो आदिया को लेकर मेरे पास किचन में तो नहीं आ सकती ना, बच्ची छोटी है, मसालों की खुशबू से डिस्टर्ब हो गई। बाकी गाँव में कोई फौतगी हुई है तो माँ बेगम और चाची जान वहाँ पर गई हुई हैं, हो सकता है इन्हें वापस आने में 1-1.5 घंटा लग जाए, तो ऐसे में मैं बोर हो रही हूँ। तुम्हें मेरा जोकर, मेरा मतलब है इंटरटेनर बनना है। वो अपनी रूहानी में बोलती बहुत कुछ है यहाँ करने ही वाली थी कि जुबान को कंट्रोल कर गई। हाउ स्वीट, कितनी अच्छी हो तुम। मेरी बीवी चाय भी एहसान करके पिलाती है। चलो मैडम, बनते हैं आपके जोकर, मेरा मतलब है किचन पार्टनर। आ जाओ, तुम बनाओ कौरमा, मैं तब तक किचन में तुम्हें एंटरटेन करता हूँ, लेकिन चाय ज़बरदस्त किस्म की चाहिए। वो इसके साथ उठते हो वो इसके साथ ही उठकर किचन की तरफ आते हुए बोला, तो वो खुशी खुशी इसके पीछे आई थी। वैसे तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए किसी को भी बुला सकती थी, लेकिन वाद को गोली लगने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, और आजकल इसे घर में रुकने के लिए कह दिया गया था। बहुत कोशिश के बाद भी इसे अस्पताल में रहने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। वो वाद के कितने करीब था, रूहा बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। इस वक्त भी वो मसलसल यही जानने की कोशिश कर रहा था कि शाबिर पर हमला किसने किया था, जिसके लिए वो हर इंसान से रब्ता कर रहा था, और सिक्योरिटी का हाई टाइट इंतजाम करने के बाद वो पुलिस वालों के भी पीछे लगा हुआ था कि पता चल सके क्या हर इन सबके पीछे किसका हाथ था। और इसे यूं मुसलसल कुछ ना कुछ करते देखकर रूहा परेशान हो रही थी, क्योंकि मुजावर एक दफ़ा अगर किसी चीज़ के पीछे लग जाए तो इसकी जान जाए या हालत ख़राब हो, इसका पूछा नहीं छोड़ता था। रूहा ने देखा था कि कल सारी रात वो लैपटॉप पर ही लगा रहा था, और अब तक वो सोया भी नहीं था। ना जाने वो क्या चेक कर रहा था। ऐसे में रूहा को ही इसका ख्याल रखना था। अब जैसा भी था तो इसका शौहर ही ना, और बीवी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए वो इसके एक कप चाय तो पिला ही सकती थी। उफ, गंदे, आते ही कितने महीनों से नहाए नहीं हो, जो तुम्हारा नहाना ही खत्म नहीं हो रहा। बस कर दो, सारा पानी खत्म कर दिया है तुमने। नायरा को बस अभी अभी पता चला था कि मोमरिश घर आया हुआ है। वो जल्दी से कमरे में आते हुए वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कितने दिन हो गए थे वो मिली नहीं थी इससे, और अब वो आते ही इसे मिले बगैर ही नहाने के लिए घुस गया था। तभी वो दरवाजे पर दस्तक देने लगी जब अचानक ही वॉशरूम का दरवाजा खुला था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो इसका बाजू पकड़ के इसे अंदर खींच चुका था। गंदा आदमी नहीं हूँ मैं, अभी दूल्हा बने ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, फेशियल सब कुछ ताज़ा है मेरा डार्लिंग। बस बीवी के पास जाने से पहले ये दवाइयों की बदबू ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि मेरी बीवी मुझसे मिलने के लिए इतनी बेकरार हो गई।
वो जो नहाने के बाद जीन्स पहनकर बाहर निकलने ही लगा था, इसकी आवाज़ सुनता फौरन ही दरवाज़ा खोलकर इसे अपने करीब कर गया था। ओह हेलो, कोई बेकरार बेकरार नहीं हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए। मुझे तो मेरी सासू माँ ने ज़बरदस्ती रूम में भेजा है कि तुमसे चाय पानी का पूछूं, वरना मैं तो बस अद्दू से मिलने के लिए जा रही थी। इसकी बाहों में कैद इसके भीगे हुए सीने पर अपना हाथ रखती वो इसे हर तरह की खुशफहमी से निकालना चाहती थी। तो मेरे नहाकर बाहर निकलने तक क्या तुम चाय पानी पूछने का इंतजाम नहीं कर सकती थी, जो यूं दरवाजे पर दस्तक देकर मेरे नहाने में हलल पैदा किया। इसे खुद में कैद करते हुए इसे आधे से ज्यादा भिगो चुका था। हाँ, मैं सारा दिन यहाँ रुककर तुम्हारे नहाने का निकलने का इंतजार करती रहूँ ना, इतनी वेली हूं ना मैं। वो मुंह बनाकर बोली। आई मिस यू यार। वो पता नहीं क्या क्या बोलना चाहती थी जब दूसरी तरफ से जज्बात से भरपूर अंदाज में कहा। इसकी निगाहें अपने आप ही झुकने लगी थी। वो कौन से जमाने में इतनी शर्मीली रही थी ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। हाँ, लेकिन वैसे शर्माने पर मजबूर जरूर कर देता था। तुम रेडी होकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। इसकी बाहों में शर्माई शर्माई सी घबराई घबराई सी बस की पनाहों से आजाद होने लगी। फिलहाल खाना नहीं, बीवी की जरूरत है। इसके लबों पर झुकते हुए बोला तो इसकी थकावट का एहसास करते हुए नायरा ने इसके गिद्ध अपना हिसार बनाया था। जबकि इसकी पेशकदमी पर वो फौरन ही से अपनी बाहों में बढ़ता खुद में कैद करने लगा था। वहां अस्पताल में नर्सेस खूबसूरत हैं क्या? वो इसकी गर्दन को बेकरारी से चूम रहा था जब नायरा की हल्की सी आवाज सुनाई थी। वो हैरत से इसकी गर्दन से चेहरा निकालता इसे देखने लगा था। लाइक सीरियसली, मैं वहां अपने भाई के पास रुक रहा हूँ जान, नर्सेस से मेरा क्या लेना देना? इसने हैरत से पूछा था। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं यही बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही तुमने कोई लेना देना रखना है। तुम्हारे घर में एक बंदी मौजूद है, ये बात याद रखना। मेरी वो सहेली है ना निशा, इसके मंगेतर का ना बाहर अफेयर चल रहा है। प्लीज नायरू मेरी जान, इस वक्त सहेलियां नामा नहीं सुना चाहता मैं। इस वक्त मुझे मेरी बीवी चाहिए, किसी की सहेली नहीं। लेकिन वो निशा। हाँ हाँ मेरी जान, मैं सुनूंगा ना तुम्हारी सहेली की सारी बातें, सब कुछ बताना, इसके सारे दुखड़े तो मुझे सुनाना, लेकिन पहले तो मेरी दुख सुन लो। वह प्यार से इसके चेहरे के सारे नकुश को झूमता इसे खुद में कैद करने लगा। शादी के बाद जो चीज सबसे ज्यादा इन दोनों के बीच आ रही थी वो थी नायरा की सहेलियां, जिनके साथ कोई ना कोई उल्टा सीधा वाकया पेश आता ही रहता था। वो नायरा की सहेलियों के किस्से सुन सुनकर अब भुगताने लगा था, जो खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। तुम ये जल्दी से बर्तन धो दो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वह सिंह में रखे बर्तनों की तरफ इशारा करते हुए बोले तो मुझावर ने इसे घूरा था। यार ऐसे घूरो मत, वो क्या है ना, मैं पहले हर चीज़ की कटिंग करती हूँ, फिर खाना बनाना शुरू करती हूँ। अब कटिंग करने के लिए जो बर्तन गंदे होते हैं वो धोने तो पड़ते ही है ना। मैं तुम्हें चाय बनाकर दूंगी, तो मेरे लिए बर्तन भी नहीं धोगे? इस रात जो तुमने बर्तन चमकाए थे ना, कसम से जिंदगी में ऐसे चमके हुए बर्तन नहीं देखे। मेरा ऐसा लग रहा था जैसे बर्तन नहीं आईना हो, जिसमें अपना अक्स तक नजर साफ नजर आ रहा था। कि मुझे एक लम्हे के लिए अपनी लड़की होने पर शर्मिंदगी हुई कि मैं भी इतने अच्छे से बर्तन नहीं धो सकती जितने अच्छे बर्तन मेरा शोर धोता है। वो उसकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक करती इसकी गुड़ियों से बचना चाहती थी, लेकिन वह मुसलसल इसे घूरे जा रहा था। मुझे तुम्हारी चाय नहीं पीनी, मैं तुम्हें बर्तन धोने वाला मासा लगता हूँ? जब तुम्हारा दिल करता है मुझे बर्तन धोने के लिए यहाँ किचन में ले आती हो। सच सच बताओ, मुझे ये चाय का लालच सिर्फ दिया है ना तुमने, ताकि मुझे ये चाय का लालच दिया है ना तुमने ताकि ये बर्तन मुझसे दिलवा सको? घर में हजार काम करने वाले हैं, किसी से भी करवा लो, लेकिन तुम अपने कामों का बोझ किसी और पर नहीं डालती। मुजावर, मुझे पसंद नहीं कि मेरा बिखेरा हुआ कोई मेरा बखेरा हुआ कोई और आकर समेटे। मैं कोई और ही हूँ, इसने अपने लफ्जों पर जोर दिया था। ऐसे कैसे कोई और हो तुम? निकाह हुआ है मेरा तुम्हारे साथ, तो मेरी रूह का हिस्सा हो, मेरे शोहर हो, मेरा लिबास हो। अब इन काम वाली मासियों के साथ तो मेरा निकाह हुआ नहीं है कि मैं अपने जाती काम इन लोगों से करवाऊं। जाती काम रूहा बर्तन धोना जाती काम है, वह इस घर में इसीलिए है ताकि हम इनसे अपने काम करवा सकें। वो इस काम का मुआवजा लेती हैं। और समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी बीवी थी वो, तो ऐसे बर्तन दबाने के लिए इसे अपना शोहर, अपनी रूह का हिस्सा, अपना लिबास और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। और ऐसे रोमांटिक लफ्जों पर खुश होता जरूर होता, लेकिन अगर ये किसी और सिचुएशन में किसी और चीज़ के लिए बोली जाती, लेकिन बर्तनों के लिए मैंने गंदे की है मुजावर, और जो चीज़ मैंने गंदी की है वो मुझे ही साफ करनी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल तुम्हें, यानी कि तुम्हें साफ करनी चाहिए। वो जल्दी से इसकी बात करते हुए कुछ कहने की कोशिश करने ही लगा था कि रूहा ने सारा बिल इस पर फाड़ दिया। चलो चलो मेरे प्यारे से शोनाशा बच्चा, तुम ये बर्तन धो, मैं तब तक तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ऐसी चाय बनाकर दूंगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। खैर वो तो खाना खाते हुए भी चाटी जाती हैं, छोड़ो तुम मेरी चाय पीकर उंगलियां चाटना। चलो शाबाश, लग जाओ काम पर। ये वैसे आज रात ना मैं कुछ और भी बना रही हूँ। इसने आपकी दफा चूल्हे पर रखी हांडी की तरफ इशारा किया था। इसे आज ही पता चला था कि इसे कौरमा जोर से ज्यादा ही पसंद है। बस वो अपने शोहर के लिए अपने हाथों से कौरमा बना रही थी। यह लग बात थी कि बर्तन वो इसी से धुलवाने वाली थी। मेरा चांद, अब मुझे इजाजत है जाने की। तुम कुछ देर नहीं सोने लगी, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोने लगी। मैं रात में इतना भी तंग नहीं किया था तुम्हें कि तुम्हारी आंख ही न खुले। देखो तो 12 बज रहे हैं। बस किसी ने पर गहरी नींद सो रही थी जब वो प्यार से इसके बालों को सहलाता इसे जगाने की कोशिश करने लगा था। ये बात तो क्लियर हो चुकी थी, वो कहीं नहीं जा रहा था, न ही सीने से कहीं जाने देना था। हाँ, लेकिन इसकी नींद भी तो पूरी नहीं हो रही थी। वो कहीं ना जाता, लेकिन इसका चांद तो जागता नहीं। कहाँ जाना है आपने? कहीं नहीं जाएंगे आप। वो आंखें खोले इसे देख
वो आंखें खोले इसे देखकर बोली तो वह हल्का सा मुस्कुराता इसकी दोनों गालों पर अपने लब रख गया था। भूख लगी है मेरा बच्चा और कहीं नहीं जा रहा, बस बाहर तक जाने की इजाजत चाहिए, थोड़ी देर और सोने दे फिर साथ चलेंगे। वह उसके गुस्ताख लब्बों पर अपनी हथेली रखती तो बारह इसकी गर्दन में मुंह छुपा गई थी, जबकि शाविद इसकी नींद पूरी होने का इंतजार करने लगा था। आपकी चाय बन गई मिस्टर हस्बैंड। वो जल्दी जल्दी चाय बना रही थी, जबकि मुजावर न चाहते हुए भी पता नहीं क्यों उसकी बात मान जाता था। इस वक्त भी वो उसके बर्तन धोने में हेल्प कर रहा था। हालांकि इसे लग रहा था कि यह काम मुलाजमों का है, लेकिन रूहा मैडम की तो अपनी ही साइंस चल रही थी। अब ये चाय के बर्तन में नहीं, मेरा दिल कर रहा है मैं किस चीज को किस करूँ। वह भी पता नहीं क्या क्या बोलने वाला था कि रूहा ने बेतुकी सी बात करके इसका सारा कंस्ट्रक्शन खराब कर दिया। खराब कर दिया था। क्या रूहा का अंदाज ऐसा था कि वो कुछ बोल ही ना सका। मेरा दिल कर रहा है किसी को चूमने का, जैसे कोई बच्चा होता ना जो हमारे प्यार के लिए हमारी बात मान जाता है और बदले में हम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। चाय के बर्तन तो मैं धो देता हूँ। वो हल्का सा अपनी गर्दन को पीछे की तरफ से रब करता बोला तो रूहा अपनी हंसी छुपाते हुए फौरन से चाय का बर्तन उठाकर इसके सामने रख चुकी थी। तुम कितने अच्छे हो, कभी कभी मुझे तुम पर बहुत सारा प्यार आता है। वो जल्दी जल्दी बर्तन मांज रहा था जब रूहा ने पीछे से इसे हक किया था। वह लंबा चौड़ा इंसान इसकी नाजुक सी बाहों के हिसाब में फिट नहीं आता था, लेकिन यह अलग बात थी कि वो पूरी तरह इसकी बाहों में समा जाना चाहता था। कभी कभी तुम भी मुझे अच्छी लगती हो कि मुझे भी तुम पर प्यार आता है, लेकिन कभी कभी इतनी जहर लगती हो ना, दिल करता है किसी खाई में धक्का मारकर तुम्हें मार ही डालूं, एक ही दफा जान छूट जाए। वो पीछे होकर बोलता इसके माथे को शिद्दत से चूमते हुए बोला। जहां इसकी बात पर रूहा ने इसे घूरा था वहीं कप उठाकर इसके लबू के वहीं कप उठाकर इसने मुस्कुराकर इसके लबू से लगाया था। तो मैं हजार ऐब से ही तुम में हजार ऐब सही, लेकिन चाय सच में बहुत मजे की बनाती हो तुम। मुजावर ने दिल से तारीफ की थी, लेकिन इसकी तारीफ करने का अंदाज भी बिल्कुल इसके लहजे की तरह था, इंतहाई खरूस। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यार है दोनों में। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। शकीला जो ना जाने किस वजह से किचन में आई थी, दोनों को इस तरह से एक दूसरे में मगन देकर दरवाजे पर खड़ी इनकी बुलाई लेने लगी। जहां मुजावर हड़बड़ा गया था वहीं रूहा ने घूर कर दरवाजे की तरफ देखा था और इसकी घूरी पर वो आंख पर हाथ रख गई थी, यानी कि इसका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। कौन सा प्यार नजर आ रहा है तुम्हें हम दोनों में? इसने कौन सा प्यार नजर आ रहा है तुम्हें हम दोनों में? मैंने इसको बोला था कि मैं इसे प्यार करती हूँ। वो घूरकर इसे देखते हुए बोली तो मुजावर ने हैरत से इसे देखा था। क्या यह लड़की से पागल बना रही थी? क्या मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इससे पहले शकीला का जवाब देती वो सीधा हो गया था। वो इसके प्यार में बर्तन तक तोड़ रहा था और ये लड़की इसे प्यार ही नहीं करती थी, तो फिर इसे किस करने का दिल क्यों कर रहा था इसका? वो इसे प्यारा क्यों लग रहा था? अगर प्यार कहीं था ही नहीं तो मुजावर शाह मेरे मुंह से कुछ निकलवाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते तब तक मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं होने वाला। अगर प्यार नहीं होने वाला तो यहाँ मुझ पर तुम्हारे प्यार क्यों आ रहा था? वो किसी से घूर कर बोला। वैसे बेफजूल में खुशफहमियों के समुद्र में गोते लगवा रही थी और वो पागलों की तरह लगाए जा रहा था। मैं एक प्रतिव्रता पत्नी हूँ जो अपने शोहर की जरूरतों का ख्याल रखते हुए अपना धर्म निभाती है। वल्लाह मैं सदके अपनी पतिव्रता पत्नी के। इसकी लंबी चौड़ी दलील सुनता हुआ सर पकड़ कर रह गया था। तो क्या तुम यहाँ मेरे साथ टाइम पास कर रही हो, मुझे धोखा दे रही हो? मुझसे बर्तन धुलवाने के लिए वो काफी दुखी लहजे में बोल पूछ रहा था। फ्री में बर्तन नहीं धुलवाए, चाय पिलाई है और इतने प्यार से हग्गी भी की है। अब 4 बर्तन धोने के लिए तुम्हारे कदमों में तो नहीं बीत सकती ना, और तुम दफा हो जाओ यहाँ से। जहाँ कोई कपल नजर आता है सारे दांत खोलकर अंदर आकर नीदू की तरह देखने लगती है। अम्मी ने बचपन में बताया नहीं था यह बड़ी हरकतें बदतमीजी में शामिल होती हैं। अब वो शकीला की क्लास लेने लगी थी, जबकि मुजावर वहीं बर्तन पटक कर वहां से निकल गया था। इसके लिए आज रूहा का इतना ही धोखा काफी था। रूहा बाजी मेरा क्या कसूर? आप लोग भी ना तो जगह देखते हैं ना ही वक्त देखते हैं। आपका रोमांस कभी भी कहीं भी शुरू हो जाता है। मैं गुनाहगार सी बंदी ऐसे नज़ारे सामने आ जाते हैं तो देख लेती हूँ। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, लेकिन मजाल है जो शोहर ने कभी इस तरह से प्यार से वो अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, लेकिन रूहा की घूरी ने इसका मुंह बंद करवा दिया। अरे मैं तो आपकी मदद करने आई थी, बाकी सारे बर्तन तो मुजावर साईं धोकर गए हैं। ये एक कप मैं धो देती हूँ। खबरदार जो मेरे शोहर के कप को हाथ लगाया, मैं खुद धो सकती हूँ, तो मेरा धो देना। वो गुस्से से कहती जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए मुजावर का कप धोने लगी थी, जबकि यकीनन इस लड़की को समझने की कोशिश में नाकाम हो रही थी। कल वो मुलाजमा से मुजावर के कपड़ों के लिए लड़ रही थी कि इसने मुजावर के कपड़ों को इस्त्री क्यों किया, जबकि इसके घर में इसकी बीवी मौजूद है, और आज एक कप के लिए इसे डांट रही थी। अपने कप इससे धुलवा रही थी और मुजावर का कप खुद धो रही थी। अजीब थी ये दोनों बहन भाई। अपने अपने हमसफर के लिए इनकी प्रोसेसनस अलग ही लेवल की थी। मामा, शाबाश बोलो मामा मामा। वो लफ्जों को अलग अलग तरीके से मामा बोलना सिखा रही थी, लेकिन इसके मुंह के डिजाइन बनाने पर मूसा बार बार खिलखिलाकर हंसता, इसमें छुपने लगता। मूसा बोलो ना मामा, सिर्फ एक दफा।
हंसता इसमें छुपने लगता। मुझसे बोलो ना मामा, सिर्फ एक बार, आई प्रॉमिस मैं तंग नहीं करूंगी। सिर्फ एक दफा मामा बोल दो। वो प्यार से इसके गालों को चूमते हुए इसे दोबारा अपने सामने करती, इसे एक दफा फिर से मामा बोलना सिखाने लगी थी। जबकि बिल्कुल ही करीब सोफे पर लेटा अरताश इन दोनों को जमीन पर बैठे एक दूसरे में मगन देख रहा था। लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी इसके मुंह से मामा निकलवाने के लिए। मामा, ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोलो मामा। इसने एक दफा फिर से कोशिश की थी इसे सिखाने की। अरताश इसे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। इसकी हर कोशिश पर वो मूसा की तरफ देखता, जो बिना कुछ बोले खिलखिलाकर हंसता। बाबा, काफी देर के बाद इसके लब्बू से निकला तो अब की दफा अरताश का कहका बड़ा बेसाख्ता था। वो फिर से मम्मा बुलवाने की कोशिश में नाकाम हो गई थी, जबकि मूसा बाबा बोलकर अब ताली बजाने लगा था। कल ही इसकी हाथ की एक पट्टी खुली थी। बाबा नहीं मामा, वो होंठ बाहर निकालती शिकायती अंदाज में से देखती अरताश की तरफ मुंह कर गई थी, जिसका कहका जहां मूसा को खुश कर किया था वहीं परी की रोनी सी शक्ल बनाने पर वो हैरानगी से अरताश की तरफ देखने लगा। वो एक मासूम सा बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि इसकी माँ कौन सी बात को दुख मना रही। हालांकि वो तो पापा कहकर बहुत खुश था। वैसे दुखी देखते हुए तालियां बजाना बंद करता हैरत से इसे देखने लगा था, और फिर जिस अंदाज में इसने होठ बाहर को लटकाए रोने जैसी शक्ल बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही शक्ल बनाता वो रोने लग पड़ा। तो इसके अचानक रोने से परी बौखलाकर इसे थामकर अपने सीने से लगा गई थी, जबकि अरताश इन दोनों को इस तरह से देखता नीचे जमीन पर बैठा इसके पास आ गया था। अरे अरे, क्या हो गया मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा, मामा जेलस हो गई थी इसलिए रो रही थी। वो मूसा के आंसू साफ करता इसे समझाने लगा था, जबकि मूसा अरताश के चेहरे को देखता दोबारा से परी के सीने से लग गया। अजीब अंदाज था इसका मामा कहने का। कहना भी नहीं था, लेकिन इसे लाड भी उठवाना था। मैं जेलस नहीं हूँ। अच्छा बस, मैं अपने बेटे के मुंह से मामा सुनना चाहती हूँ। वैसे घुट कर बोली तो एक दफा फिर से अरताश का कहका लगाकर हंसा था, जबकि इसके यूं हंसने पर मूसा के दो खरगोश वाले दांत भी बाहर निकले थे। वैसे तो इसके दो नहीं बल्कि चार दांत थे, लेकिन सामने वाले दो दांत मुझे नीचे वाली साइड पर थे, बहुत क्यूट थे। अरताश ने तो प्यासे से हर अरताश ने तो प्यासे से खरगोश बोलना भी शुरू कर दिया था। ये अलग बात थी कि ये खरगोश बहुत जोर से काटता भी था, लेकिन सिर्फ अरताश को। परी अगर लाड में इसके छोटे छोटे दांत में अपनी उंगली रखती तो वह खिलखिलाता रहता था, लेकिन इसकी उंगली पर काटता नहीं था। लेकिन अगर यही हरकत अरताश कर देता तो जब तक इसकी उंगली में इसके दोनों दांत दस नहीं जाते तब तक वो इससे छोड़ता नहीं था। हालांकि लाड के दरमियान भी अरताश अपनी गर्दन और चेहरे पर इसके इन दो दांतों के निशान महफूज कर चुका था। इस बात में अरताश के बेटे का लाड जरूर से ज्यादा ही जरखाना था, और ये निशानी आसानी से जाते भी नहीं थे, लेकिन इनके लिए इतना ही काफी था कि मूसा पूरी तरह से इनके साथ अटैच हो गया था। वो मूसा को कभी भी कुछ भी बताने का इरादा नहीं रखते थे। वो इनका अपना बच्चा नहीं था, वो इनके लिए सब कुछ था। और ये भी हकीकत थी कि इस नन्ही सी उम्र में मूसा भी इन्हें अपना सब कुछ समझने लगा था। असीर तो अपने लैपटॉप के साथ मसरूफ हो चुकी थी। हालांकि वो घर पर रहकर काफी ज्यादा पछता रहा था। ना तो शकीला की कहानियां खत्म हो रही थी, और ना ही असीर का अपने खरगोश के साथ लाड प्यार खत्म हो रहा था। वो इन्हें आपस में मगन देकर उठकर हवेली के लॉन में चहलकदमी करने लगा, जब पीछे की तरफ से आते हुए खरगोशी नुमा आवाज सुनाई दी थी। हाँ, मैं आ जाऊंगी मिलने के लिए। मैं बस कह रही हूँ ना, आप प्लीज मत रोइए। मैं कोशिश करती हूँ किसी तरह आज ही आपसे मिलने की। बसम हवेली में नहीं है, वो कहीं जा चुके हैं। अगर वो यहाँ हवेली में मौजूद होते तो मुझे हरगिज़ आपसे मिलने न देते। मेरे पास सिर्फ आज का ही वक्त है। बसम अपने किसी जरूरी काम के लिए शहर की तरफ गए हुए हैं। मुझे इनके वापस आने से पहले आपसे मिलने आना होगा। वो बेहद कम आवाज में बात कर रही थी, जब अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस करके तेजी से पलटी। ओ सॉरी सॉरी, शायद आप किसी से बात कर रही थी। मैं यहाँ चलते हुए किसी को देखकर आ गया। आप अपनी बातें एंजॉय करें, मैं चलता हूँ। शाबिर कहते हुए वहां से पलट गया था, जबकि नूरम की तो जैसे सांस में सांस आई थी, जबकि जल्दबाजी में फोन वो बंद कर चुकी थी। इसकी दिल की धड़कन बेहद तेज हो चुकी थी। अगर शाबिर ने इसकी कोई भी बात सुन ली होती तो घबराहट में इसके हाथ से फोन छूटते छूटते रह गया था। वो तेजी से हवेली के अंदर की तरफ चली गई थी। ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? वो काफी सारा सामान लेकर नीचे पहुंची तो मोमरिश ने हैरत से देखा था। इसने तो सिर्फ यरमान के कपड़े पैक करके लाने के लिए कहा था, तो ये सब कुछ क्या था भला? वो खुद भी बाहर जाने के लिए जिस तरह से तैयार होती थी बिल्कुल वैसे ही तैयार थी। सादा से सूट पर इसने बड़ी सी काली चादर ले रखी थी। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, मुझे भी अपने आका को देखना है, और ये कपड़े आपके और भाईजान के हैं। भाईजान? कौन से भाईजान? आपकी दफा मोमरिश को पहले से भी ज्यादा हैरत हुई थी। इसका तो कोई भाईजान नहीं था। या अल्लाह, मोमरिश आका, आपके बहनोई की बात कर रही हूँ मैं। मेरे वो जी जो आपकी इकलौती बहनोई है। आप कौन? मेरे वो जीजू आपके इकलौते बहनोई हैं। आपको इन्हें इज्जत देनी चाहिए। अब की दफा इसने यरमान का नाम लिया बगैर तफसील से बताया था कि वो यरमान के बारे में बात कर रही है, जिस पर मोमरिश ने आंखें घुमाई थी। इज्जत वो भी यरमान को। मैं इसे भाईजान कहकर बुलाऊंगा। तुम्हारे दिमाग का पेंशन किधर गिरा हुआ है? बताओ, मुझे ढूंढकर वापस टाइट करके लगाऊंगा। इस कमीने से मैं अपनी जूतियां साफ करवा के इसी के सर पर मारूं, और तुम कहती हो कि मैं मोमरिश शाह यानी कि मैं खुद इसे इज्जत दूं? अपनी बहन कैसे है हालात पर? वो तो जैसे सदमे से ही बाहर निकलने को नहीं था।
बाहर निकलने को तैयार नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, खामोश हो जाएं, कुछ तो सोच समझ कर बोलें। आपकी बहन का शोहर है। वो आपकी दफा काका को गुस्सा आया था। वो तो शादी से पहले इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनती थी। अब तो वो इसका शोहर बन चुका था, अब कैसे सुनती? और बहन कौन सी, जिसे हम कचरे के डब्बे से उठाकर लाए थे? बताया था ना तुम्हें मैंने, हम 2 भाई थे। बहन की कमी महसूस हुई तो मजबूरन पापा को तुम्हें कचरे के डब्बे से उठाकर लाना पड़ा। और अब तुम चाहती हो कि हम कचरे के डब्बे वाली बहन के शोहर को इज्जत दें? ना बेटा ना, हमसे ना हो पाएगा। ये काम तुम खुद चल कर करो। अक्का से भी मिल लेना, वो अपने इस शोहर से भी। चलो, तुम्हें छोड़ने के बहाने वो घर आकर कुछ देर आराम कर लेगा। बमरों से इसकी बात के मजे लेते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, जबकि इसके घूरने की परवाह किए बगैर इसने बिल्कुल भी नहीं की थी। हाँ, लेकिन ये सोच दिमाग में जरूर थी कि अरमान भी थोड़ी देर के लिए घर आकर आराम कर ले, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी इतने दिनों से घर नहीं आया था, बल्कि इससे तो कपड़े वगैरह भी रोज कोई ना कोई ही लेकर जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बरज़म शाह है। मुझे शाविशास ने यहाँ भेजा है। शायद आपको इस बारे में कुछ इत्तला दी गई होगी। इसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते हुए वहाँ खड़े मुलाजिम को बताया था, जो सिर्फ गर्दन हिलाकर इसे सामने बने कमरे की तरफ लेकर जाने लगा था। वो खामोशी से इनके पीछे आते हुए इस घर को देखने लगा। घर काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था, जबकि घर के दाखिली दरवाजे के पास एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। देखने से तो उम्र कोई 18-19 साल ही लग रही थी। इसका यूँ व्हील चेयर पर बैठना इसे काफ़ी अजीब लगा था। शायद छोटी सी ही उम्र में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। बस आई तो वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन शायद चलने फिरने से कासर थी। ये इशफाक साहब की बेटी है। यकीनन वो अंदर दाखिल होते हुए मुलाजिम से पूछने लगा, जिसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। आप बैठे। इशफाक साहब सुबह से आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। वो इसे बिठाता बाहर निकल गया था, जबकि बसम ने मजीद कुछ नहीं कहा था, जब तकरीबन 2 मिनट के बाद एक आदमी अंदर दाखिल हुआ था। शक्ल से ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था, हाँ, लेकिन फिर भी चेहरे पर थकावट सी थी, जो इसे वक्त से पहले बूढ़ा कर गई थी। मुझसे मिले तो शाविशा आने वाला था। आप क्यों आए हैं? मुझे तो ये बताया गया था कि शाविशा इस मामले में मेरी मदद करेगा, लेकिन जी दरअसल घर में कुछ जाती मसाइल हो गए थे, जिसकी वजह से शाबिर का आना मुमकिन नहीं हो सका। मैं इसका भाई हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। मुनीर अहमद शाबिर की सियासी पार्टी में जुड़ने में दिलचस्पी रखता है, लेकिन शाबिर इसकी सारी मालूमात जानना चाहता है, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़। मुनीर अहमद जो पैसा आप लोगों की पार्टी में लगा रहा है, वो पैसा मेहनत या हक हलालियत से कमाया हुआ हरगिज़ नहीं है, बल्कि हम मजबूर लोगों को ब्लैकमेल करके कमाया गया पैसा है। अब यकीनन आप पूछेंगे कि ब्लैकमेलिंग किस तरह से की गई, तो मैं आपको बताता हूँ। आज से तकरीबन 9-10 साल पहले हम लंदन में क़याम पज़ीर थे। मेरी बेटी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी, इसलिए मैंने इसे ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलवाया जहाँ स्पोर्ट की खास ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वहाँ के टीचर के नाम पर दरिंदे मिलेंगे। इस आदमी ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती करके इसकी वीडियो बनाई और इसे अपनी हवस का निशाना बनाकर स्कूल की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। मेरी बेटी जिंदा तो बच गई, लेकिन वो जिंदाओं में शामिल नहीं होती। यहाँ अंदर आते हुए तुमने देखा होगा, वहाँ दरवाजे के भाई जो लड़की व्हीलचेयर पर बैठी है, वो मेरी ही बेटी है। अल्लाह पाक ने मिन्नतों मुरादों के बाद बस एक ही बेटी से नवाजा था। काश मैं इसके खिलाफ कुछ कर पाता, काश मैं इसे मौत के मुंह तक पहुंचा पाता, काश मैं इस दरिंदे को अपने हाथों से मार पाता। वो कहते कहते रो देने को थे, जबकि बरसम हैरत से नहीं सुन रहा था। इसके खिलाफ कोई सबूत तो होगा ना आपके पास। मैं समझ सकता हूँ आप वो वीडियोस रिलीज नहीं कर सकते, आपकी बेटी की इज्जत का सवाल है, लेकिन पूरे स्कूल में क्या आपकी बेटी के साथ हुई होती ज्यादती का गवाह कोई भी नहीं है। आपने कहा कि आपकी बच्ची के साथ स्कूल में ज्यादती हुई, तो क्या स्कूल में थी एक बच्ची जिसने सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा था। वो चिल्लाती रही, सबको बताने की कोशिश करती रही कि इसके टीचर ने इसके साथ क्या क्या किया है, लेकिन इस वक्त बच्ची की इज्जत के ख्याल से मैं बस किसी भी तरह इस मामले को रफा दफा करना चाहता था। ऐसे में मैंने इस बच्ची के रिश्तेदारों से बात की। इसकी फैमिली ने मामले को ख़त्म करने में काफ़ी मदद की थी। फिर मैं अपनी बच्ची को लेकर सिडनी शिफ्ट हो गया, लेकिन ज़्यादा देर के लिए सुकून में न रह सका, क्योंकि कुछ महीनों के अंदर ही इस आदमी ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और 5 साल दिन रात ये मुझसे पैसे निकलवाता रहा है, बस इस खौफ से कि कहीं मेरी बेटी के वो वीडियो वायरल्स ना करते। मैं इसे पैसे देता चला गया। इधर मैं अपनी बेटी के इलाज की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वाक़ये ने मेरी बेटी से इसके ख्वाब छीन लिए, इसकी खुशियाँ छीन ली। मेरी बेटी पूरी तरह से खामोश हो गई है। मेरी बसी की इंतहा तो यहीं पर देख लो। बज़म शाह के मैं सिर्फ अपनी बेटी को देख सकता हूँ, इसे सुन नहीं सकता, इसके साथ बातें नहीं कर सकता, इसके साथ बैठकर इसके दुख शेयर नहीं कर सकता। इस इंसान ने मुझे इतना तंग किया कि इससे तंग आकर मैंने सिडनी भी छोड़ दिया और पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। ये बात समझ करके अब मेरे पास इससे देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस आदमी ने मुझे कॉल करना खुद ही बंद कर दिया था, लेकिन कुछ अर्से पहले मुझे पता चला कि इसकी कुछ वीडियोस लंदन में लीक हो गई हैं। छोटे बच्चों के साथ हरासमेंट और रेप के जुर्म में इसे वहां गिरफ्तार किया जाने वाला था।
जब वो मुल्क छोड़कर पाकिस्तान आ गया और यहाँ की किसी सियासी पार्टी में शामिल होकर वो इस केस से बदइल्ज़ाम होना चाहता है। लंदन के एक वकील इसरार रफ़ीक का शाहवीर से राब्ता हुआ, जिसने इसे ये सब कुछ बताया था। वो वीडियोज़ रिमूव कर दी गई हैं, लेकिन इन वीडियोज़ में मेरी बेटी की वीडियो भी शामिल थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया। इशफाक साहब इसे तफसील से बता रहे थे, जबकि बरसम बस इन्हें सुन रहा था। कुछ कहने के लिए इसके पास था ही नहीं। सामने बैठा शख्स अपनी इज्जत लुटवा कर बैठा हुआ था। वो इसे क्या ही कहता। वो ना तो गवाही दे सकता था और ना ही अपनी बेटी को दुनिया के सामने रुसवा कर सकता था। वैसे कुछ भी नहीं कह सकता था, इसलिए खामोशी से उठ गया। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी हिम्मत की, हमें सब कुछ बताया। वो शख्स शाबिर की पार्टी में तो क्या किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होगा। इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ऐसे इंसान को जिंदगी जीने का कोई हक नहीं, दूसरी सांस लेने का भी हक नहीं है। सारे रास्ते वो इसे तंग करता आया था, कभी क्या तो कभी क्या। वो कभी तो जब्त से लिख सुन लेती, कभी रख रख कर मुकेश के कंधे पर मारती। बेशक मोमरिश के लिए ये सफर बहुत छोटा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अस्पताल जाते ही शिकायतों का पटारा खुल जाएगा और फिर भारत ने भी इसके अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। वो जैसे ही अस्पताल पहुंचे, यरमानी ने बाहर ही खड़ा नजर आ गया था। काका हमेशा की तरह एक्साइटेड होते हुए बिना किसी की परवाह के इसके पास आई थी। अस्सलाम वालेकुम मान जी, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? आपके खाना वक्त पर खाते हैं ना? कपड़े क्यों मैले पहने हुए हैं आपने? चले मैं आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ, लेकिन आप कपड़े बदलते कहाँ हैं? मेरे वालद का कैसे हैं? वो इसका बाजू पकड़े पूरे जोश में पता नहीं क्या क्या पूछ रही थी, जबकि इसे यहाँ देखकर पहले यरमान हैरान हुआ तो फिर हैरत से मोमरिश की तरफ देखने लगा, जिसका मुंह का डिजाइन ऐसे बदला था जैसे इसने इसे सरप्राइज कर दिया हो। सरप्राइज कैसा लगा? यकीनन पसंद आया होगा। ये आफत की पुड़िया मेरे पहुंचने से पहले ही तैयार थी। इसे यहाँ आना था, सो बाबा ने कहा कि मैं ले जाऊं, लेकिन इसे छोड़ने के लिए कौन जाएगा? यरमान इसकी लंबी चौड़ी दास्तान सुनने का इरादा नहीं रखता था, इसीलिए इसे खामोश करवाते हुए असल मुद्दे पर आया था। पापा ने कहा कि तुम इसे छोड़ने के लिए जाओगे, बल्कि भाईजान आप जाएंगे। वो क्या है ना, मेरी बहन ने कहा है कि मैं अपने बहनों की इज्जत किया करूं। बाकी इस कूड़ेदान से उठाई हुई पोटली को अब मैं कहीं नहीं लेकर जाता, बहुत तंग करती है मुझे। सो शाम को इसे छोड़ने तुम ही जाओगे। सुबह वापस आ जाना अस्पताल में जा रहा हूँ, वालिद काका के पास। वो कहते हुए इसके करीब से निकलकर अस्पताल के अंदर चला गया था, जबकि वो हैरत से खुद के साथ चिपकी हुई काका को देख रहा था। वाइश मेरा बाजू छोड़ दो, लोग हमारी तरफ मतवज्जो हैं। वो जिस अंदाज में इसके साथ जुड़ी खड़ी हुई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकता था। मुतवज्जो है तो मुतवज्जो रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपकी बीवी हूँ और अंदर चलकर वो मेरे शक्ल से लड़े, मैं भी आपके लिए लड़ी हूँ। वो मुझे कह रहे हैं कि वो मुझे कचरे के ढेर से उठाकर लाए हैं, और वो तो तुम्हें बचपन से बोलता है, इसमें नया क्या है? किरमा ने इस बात का कुछ ज़्यादा असर न लिया तो इससे अफसोस हुआ था, और भी बहुत बहुत ज़्यादा बहुत कुछ बोला है मुझे। अपनी बात में वजन महसूस न करते हुए इसने हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी आंखों में झूठे आंसू लाने की। अच्छा चलो हम बात करते हैं, इसकी सेटिंग करवाते हैं। आज इसकी है नहीं, इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीबी को उल्टा सीधा बोलने की? वो इसके गिर्द हिसार बनाता इसकी कमर में हाथ डाल गया था। उफ मान जी आप क्या कर रहे हैं, लोग देखेंगे। वो परेशानी से इसका हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। देखते हैं तो देखते रहे, तुम बीबी हो मेरी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अंदर चल कर लड़ते हैं पहले। वो इसकी बात को इसी पर लौटाते हुए कहने लगा तो वो थोड़ी उलझी सी इसके साथ अंदर जाने को कदम बढ़ाने लगी थी। माँ बेगम वो बरसम मुझे अस्पताल बुला रहे थे। वो कह रहे थे कि डॉक्टर से मेरा चेकअप करवाएंगे, मैं चली जाऊँ? वो मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़े नीचे आई तो बदन पर काली चादर थी। वो तुम्हें इसलिए क्यों बुला रहा है? खुद आता तुम्हें लेने के लिए? ये क्या बात हुई? पहले सुबह सवेरे घर से निकल गया और अब तुम्हें अस्पताल आने के लिए कह रहा है। किसके साथ जा रही हो तुम? बरसम से इस तरह की कैसी जिम्मेदारी की उम्मीद तो वो हरगिज़ नहीं रखती थी। वजी में ड्राइवर के साथ वो भी बोल ही रही थी जब शाबिर कमरे से निकला था। मेरे साथ जा रही हैं भाभी, मुझे अभी बरसम का फ़ोन आया था। वो कह रहा था कि इन्हें अस्पताल पहुंचाना है। आइए भाभी मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। वैसे देखते हुए बोला तो नूरम हैरानगी से देखने लगी थी। आपको बोला है? इसने हैरानगी से सवाल किया, जिस पर शाबिर ने कंधे उचकाते हुए बाहर खिला ली थी। हाँ बेटा चली जाओ, शाबिर घर का ही बच्चा है, वो भी अस्पताल जा रहा होगा वालिद से मिलने के लिए, तुम्हें भी वहीं ले बुला लिया होगा। जाओ मेरी बच्ची मिलकर आ जाओ, वह किसी अच्छी डॉक्टर से चेकअप भी करवा लेना। माँ बेगम ने इसे इजाजत देते हुए कहा, जबकि बाहर निकलते हुए इसके पैर अब मन भारी हो रहे थे। अगर वो इसे अस्पताल लेकर चला गया तो अस्पताल में बरसम हुआ तो इसका झूठ पकड़ा जाएगा। वो क्या जवाब देगी कि वो क्यों आई है अस्पताल? और वो तो झूठ बोल रही थी। वो तो शाबिर को किसने बोला था इसे अस्पताल आने के लिए? वो बुरी तरह से उलझते हुए बाहर निकली तो शाबिर को गाड़ी निकालते देखा था, जबकि शाबिर गाड़ी के पीछे ही कार्स की 4 गाड़ियां भी अलर्ट हो गई थी। जिस तरह से शाबिर बाहर निकला था, इसी तरह शाबिर की गाड़ी के आगे पीछे 4 गाड़ियां भी तैयार हो गई थी, यानी कि शाबिर जहां भी जाने वाला था इसके गार्ड्स भी साथ आने वाले थे। आपने हमें ज़हमत की, मैं सोच रही हूँ कि मैं बाद में चली जाऊंगी। वो गाड़ी में बैठने के बजाय शाबिर को देखते हुए कहने लगी, सीधे तरीके से गाड़ी में बैठो। मैं जानता हूँ तुम अंदर झूठ बोल रही थी, और तुम्हें इस झूठ में मैं तुम्हारा साथ इसलिए दिया है क्योंकि मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने देने वाला। बरसम मेरे काम के लिए कहीं गया हुआ है और इसकी गैर जिम्मेदारी में इसकी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं। इसकी इज्जत की हिफाजत करना भी इस वक्त मेरा फ़र्ज़ है। इसकी पहली बीवी जिस तरह से घर से भागी थी, कहीं तुम भी तो कोई प्लानिंग नहीं कर रही? तुम्हारी कज़न थी ना वो इसे देखते हुए अजीब अंदाज में बोला तो नूरुम ने गुस्से से देखा था। वो इसे समझ क्या रहा था।
गाड़ी में बैठकर तो मुझे जितना चाहो घूर सकती हो, लेकिन फिलहाल चलो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो उसका बाजू नरमी से पकड़ता इसे गाड़ी के अंदर धकेलते हुए दरवाजा बंद कर चुका था, जबकि अब की दफा नूरम के अवसान खता होने लगे थे। बस बस मेरा पटाखा काका, मेरा बच्चा, बाद में लड़ लेना, पहले हम लंच करते हैं। रिदा जाओ नीचे से खाने का ऑर्डर रिदा जाओ नीचे से खाने का ऑर्डर करके आ जाओ, आज मेरा काका मेरे साथ खाना खाएगा। वो जब से आई थी वारिद के साथ लगे मामूश की शिकायतों का सिलसिला जारी रखे हुए थी, जबकि अरमान हमेशा की तरह पूरी तरह से इसका साथ दे रहा था। वारिद से ठीक से बताओ कि मेरी बीवी को कचरे के डब्बे से नहीं उठाया गया, बल्कि हम इसे कचरे के डब्बे से उठाकर लाए थे। अब की दफा माँ ने इसे मुद्दे की तरफ लेकर आया था, जबकि रिदा को ऑर्डर पास करके वो तो जैसे हर चीज को बुलाए हुए था। और एक और ऑर्डर पर रिदा गुस्से से पैर पटकती कमरे से निकल गई थी। हाँ बिल्कुल, यही तो सच है, कचरे के डब्बे से इसको उठाकर लाए थे। वो क्या है ना, मैंने पापा से भाई मांगा तो मजबूरी में से कचरे के डब्बे से उठाकर लाना पड़ा। काका तो प्रिंसेस है मेरा काका तो प्रिंसेस है, इसको तो परी छोड़कर गई थी। वो प्यार से इसका माथा चूमते हुए बोला तो काका तो वो प्यार तो काका के तो काका का तो एटीट्यूड ही बदल गया था। जब से आई थी तब से ही मोमरेश ने इसके मूड का बेड़ाघाट करके रखा हुआ था, लेकिन अब इसका मूड काफी बेहतर हो गया था। ये कमल ठीक है ना मेरे पैरों पर, इसने जरा सी पैर को हरकत देते हुए कहा तो मोमरेश ने इसे घूरा था। अका यार ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है, वो कमल इस पर फैलाता मुंह बनाकर बोला जब रिदा अंदर दाखिल हुई थी। इतना क्या मसला है तुम्हें मेरा काम करने से, रहने दो, रिदा कर लेगी। वो गुस्से से घूर कर बोला तो मोमरेश पीछे हट गया था, जबकि रिदा को न चाहते हुए भी आगे आते हुए इस पर ठीक से कमल फैलाना पड़ा था। शुक्रिया रिदा जान, तुम मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं हो। वो अरमान भी क्या कह रहा था कि तुम घर चले जाओ, वैसे भी रिदा यहीं पर है मेरे पास, तो मुझे यहाँ कोई मसला नहीं होगा। रिदा के होते हुए तो मेरी सारी टेंशन वैसे भी दूर हो गई है। बल्कि मोमरेश तुम भी चले जाओ, नई नई शादी है, अच्छा नहीं लगता तुम्हारा इस तरह से अस्पताल में रहना। वो नरमी से मुस्कुराते हुए बोल रहा था, जबकि इन सबके चले जाने की बात पर रिदा का तो रंग ही उड़ने लगा था। वारिद में भी सोच रही थी कि एक दफा घर जाकर मैं भी अपने कपड़े वगैरह ले आती हूँ। वो भी बोलने ही लगी थी जब अचानक ही काका ने बैग इसकी तरफ बढ़ाया था। मैं आपके कपड़े पैक करके लेकर आई थी और जरूरत का बाकी सारा सामान भी लेकर आई हूँ। हाय, इतने छोटू से सोफे पर कैसे सोते हैं मेरे मान मेरे मान काका को तो अपने मान पर तरस आ गया था, जबकि इसके मेरे मान कहने पर इसी के दोनों भाइयों के सामने शर्मिंदा होने लगा था। है रिदा भाभी, मेरे आका बहुत आका का बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अद्दू के बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, इसका ख्याल रखने के लिए इसकी फूफो है, काका ने मजे से कहा, जबकि रिदा आके से कोई भी जवाब नहीं दे सकी थी। लेकिन हैरत तो इससे तब हुई थी जब थोड़ी देर के बाद वो सब लोग जाने के लिए उठ गए थे। अब सीधी सीधी बताओ कि तुम कहाँ जा रही थी। बजम ने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था और न ही बजम अस्पताल में है, बल्कि वो मेरा एक जरूरी काम करने के लिए कहीं और गया हुआ है। तुम मुझसे कोई भी लफ्ज नहीं छुपाओगी। सुबह बालकोनी में खड़ी तुम किससे बात कर रही थी? मैंने तुम्हें देखा था, बसम के आने पर फोन बंद कर दिया था। सुबह बाहर लॉन में चलकदमी करते हुए मेरी नजर पड़ी थी बसम के कमरे की तरफ। मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम अपने शोर से कुछ छुपा रही हो। फिर तुम दोपहर में किसी को कह रही थी कि तुम किससे मिलने जाना चाहती हो। जब मैं आया तो तुमने घबराकर फोन बंद कर दिया और अब तुम इसी से मिलने के लिए जा रही हो। बताओ कौन है वो और तुम्हारा इससे मिलना इतना जरूरी क्यों है? वैसे देखते हुए बोला जब नूरम ने अब की तरफ से झूठ बोलने का इरादा कैंसिल करते हुए एक छोटी सी पर्ची की तरफ बढ़ाई थी, जिस पर कोई एड्रेस बहुत तेजी से लिखा गया था, लाहौर सिटी अस्पताल। यहाँ पर कौन है और तुम यहाँ क्यों जाना चाह रही हो? वो हैरानगी से पूछने लगा। मुझे नहीं लगता कि ये बात छुप जाएगी और ना ही मैं किसी से ये बात छुपा सकती हूँ। मैं नहीं जानती मैं सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन इस वक्त इनको मेरी जरूरत है।